हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मैं। कुछ वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सीए फाइनल एंड सीएमए फाइनल का डायरेक्ट टैक्स का अमेंडमेंट। दिस अमेंडमेंट इज एप्लीकेबल फॉर सितंबर 2025, सीएमए फाइनल दिसंबर 2025 एंड आल्सो फॉर सीए फाइनल जनवरी 2026। अभी अपने इसको सितंबर 2025 के लिए कर रहे हैं, तो एक चीज याद रखना, सिर्फ इतना करने से तुम्हारा काम नहीं होगा, तुमको मई वाला भी करना पड़ेगा, यानी मई 2025 का अमेंडमेंट भी करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा एक ओवरऑल कवरेज हो पाएगा। मे 25 का अमेंडमेंट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, पीडीएफ भी ऑलरेडी अपलोडेड है। इसकी पीडीएफ अलोंग विद एलएमएस एंड क्वेश्चन एंड आंसर मैंने अपलोड कर दिया है टेलीग्राम चैनल सीएमएन के विधि क्लासेस में, वहां से जाके तुम इसको डाउनलोड कर लेना। अब अमेंडमेंट की बात करें तो बेसिकली 4 चैप्टर में अमेंडमेंट है। ट्रांसफर प्राइसिंग, कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग मतलब हो गया प्रोसिक्यूशन पेनल्टी वाला चैप्टर, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन एंड टीडीएस एंड टीसीएस में। अब जो मेजर अमेंडमेंट है वो ट्रांसफर प्राइसिंग में सेफ हार्बर का एक अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है एंड कंपाउंडिंग का। उसके अलावा जो है वो बस नॉर्मल से अमेंडमेंट है, उसको नॉन एप्लीकेबिलिटी टाइप है, उसको पढ़ोगे वो हो जाएगा। मेन है कंपाउंडिंग एंड ट्रांसफर प्राइसिंग, हाँ सारे कवर करेंगे, डोंट वरी। ये पीडीएफ भी दूंगा अमेंडमेंट की एंड एलएमएस भी प्रोवाइड करूंगा जो हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है, जिसमें क्वेश्चन आंसर चार्ट वगैरह सब कुछ होंगे। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंडिंग के साथ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड 110% इससे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आरटीपी वगैरह में भी इसका क्वेश्चन आएगा, मैंने भी ढेर सारे क्वेश्चन इसके बनाए हैं ताकि अपने पूरे कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी मिल जाए हमें कि क्या बोलना चाह रहा है ये। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कंपाउंडिंग के साथ। कंपाउंडिंग मतलब हो गया प्रोसिक्यूशन एंड पेनल्टी वाला चैप्टर है, उसमें हम कंपाउंडिंग समझेंगे। कंपाउंडिंग में जो गाइडलाइंस है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम अमेंडमेंट के साथ। एंड जो लोग ये वीडियो को आफ्टर रिजल्ट देख रहे हैं, आपका रिजल्ट नेगेटिव हुआ, आप पॉजिटिव रिजल्ट नहीं जनरेट कर पाए, तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होना दोस्तों। हम गिरे हैं, हम हारे नहीं है दोस्तों, अभी तक हम हारे नहीं, हम सिर्फ गिरे हैं। हम उठेंगे और तेजी से प्रिपरेशन करेंगे एंड और तेजी से आगे बढ़ेंगे। इस चीज का हमें पूरी तरह से दिमाग में क्लैरिटी रखना है। तो गिव अप नहीं करना, फुल जोश के साथ। पिछला बार थोड़ी सी कमी रह गई थी, आओ उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते एंड फुल फोर्स के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम बढ़ते हैं स्ट्रेट अवे अमेंडमेंट की तरफ, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। कंपाउंडिंग में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमें पता होना चाहिए कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस मतलब होता क्या है। ऑफेंस मतलब क्या होता है ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। पेनल्टीज मतलब क्या होती है हमें ऑलरेडी पता है, कितनी पेनल्टी लगेगी उतनी पेनल्टी लगेगी। ऑफेंसेस में होते हैं प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन मतलब क्या होता है भैया, जेल जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल जेल जेल। तो गवर्नमेंट हमें एक ऑप्शन देती है। ऑप्शन ये होता है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग जेल यू कैन पे कंपाउंडिंग फीस। कुछ कंपाउंडिंग चार्जेस वो बता देंगे, इतना तुम पे कर दो। अगर तुमने इतना पे कर दिया तो फिर तुम्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा, नहीं टैक्स देना, इंटरेस्ट देना, पेनल्टी देनी है एंड कंपाउंडिंग चार्जेस देना है। अगर कंपाउंडिंग चार्जेस दिया तो जेल नहीं जाना है, कंपाउंडिंग चार्जेस अगर नहीं दिया तो भैया जेल जाओ। इंप्रिजनमेंट 2 साल 6 साल, जितने भी साल का इंप्रिजनमेंट है, जितने भी मंथ्स का इंप्रिजनमेंट है, तुमको इंप्रिजनमेंट हो जाएगा। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आओ देखते हैं कंपाउंडिंग मतलब क्या होता है। कंपाउंडिंग इज अ लीगल शॉर्टकट टू अवॉइड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन बाय पेइंग अ कंपाउंडिंग फीस। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कोर्ट, हम और डिपार्टमेंट मिलके आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट कर लेते। ये ले भैया रुपया, मैंने गलती कर दी, मेरे से मिस्टेक हो गई, मेरे से ऑफेंस हो गया, मैं मानता हूं, क्या उपाय है, जेल नहीं जाना चाहता हूं, कंपाउंडिंग चार्जेस दे दो। जो कि देखो सबको पता है, कोर्ट में केस गया तो तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख, डिपार्टमेंट का भी लॉस है, तुम्हारा भी लॉस है, तो भाई क्यों झमेला कर रहा है। जब तुमको पता है यू आर एट फॉल्ट तो दे दो, नक्की करो। हालांकि इसके ऊपर भी एक गाइडलाइन है, मैं बताऊंगा। यू आर एट फॉल्ट वाला दिमाग में घुसाना मत, सिर्फ लर्न करने के लिए बोल रहा हूं। अब अमेंडमेंट क्या हुआ, तो सेक्शन 279 में सीबीडीटी ने कुछ रिवाइज गाइडलाइन इशू करे। पहले क्या था, सारे ऑफेंसेस वगैरह अपने नहीं कंपाउंड कर पाते थे, अब अमेंडमेंट हुआ। अब पहले क्या था, वो क्या था, उस पर अब कोई ध्यान नहीं देंगे। अब क्या है, बस इस पे अपने फोकस करने में। अब क्या है दोस्तों, अब एज पर सेक्शन नंबर 279 सीबीडीटी ने रिवाइज गाइडलाइन इशू करा। ये रिवाइज गाइडलाइन कब से एप्लीकेबल है, विद इफेक्ट फ्रॉम 17 अक्टूबर 2024। 17 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल कर दिया। इसमें बोला गया सबसे पहले,
ऑल ऑफेंसेस। सर ये वाला एलएमएस हमें दीजिए ना। अरे दे दिया हूं, अटैच्ड है उसी पीडीएफ में, थोड़ा सा नीचे जाओ मिल जाएगा। मेन पीडीएफ भी तुम्हें दिया हूं, ये देखो ये वाला, एंड इसके साथ साथ एलएमएस वाला पीडीएफ भी दिया। अब इधर आते, ऑल ऑफेंसेस अंडर इनकम टैक्स आर नाउ कंपाउंडेबल। सारे के सारे ऑफेंसेस जितने भी है सारे के सारे कंपाउंडेबल है। अब ये लॉ आया मेरा 17 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। हो सकता है 17 पहले भी कंपाउंडिंग होता था, बट अब ये चेंज हो गया, रिवाइज्ड हो गया, बट पहले भी होता था। तो मेरा कोई पेंडिंग एप्लीकेशन पुराना पड़ा हुआ है, उसका क्या होगा? तो जो भी तुम्हारा पेंडिंग एप्लीकेशन पुराना पड़ा हुआ है ना, वो फ्रेश एप्लीकेशन की तरह ट्रीट किया जाएगा। सो दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द न्यू, एक सेकेंड, आजा कहां चला गया भाई साहब, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द न्यू एप्लीकेशन प्लस applicable to all pending application as on 17th October 2024। अभी एक लाइन पढ़ूंगा, तुमको समझ नहीं आएगा, प्रैक्टिकल करेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन जरूरी है पढ़ना, ध्यान से देखो। Applicant whose application were pending as on 17th October 2024 17th अक्टूबर को जितने भी पेंडिंग एप्लीकेशन थे पुराने वाले गाइडलाइन के हिसाब से, आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल अ फ्रेश एप्लीकेशन और पे अ फ्रेश एप्लीकेशन फीस। यानी 17 अक्टूबर 2024 को मेरे पास जितने भी पेंडिंग एप्लीकेशन थे वो ऑटोमेटिकली न्यू गाइडलाइन के अंदर आ जाएंगे। मेरे को सेपरेटली फ्रेश एप्लीकेशन फाइल नहीं करना, मेरे को सेपरेटली एप्लीकेशन का फीस का भी पेमेंट नहीं करना। ओके, अब जब हम न्यू एप्लीकेशन फाइल करें, नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेंडिंग एप्लीकेशन, उसके बारे में हमें समझ के वो ऑटोमेटिकली न्यू में शिफ्ट हो जाएगा, ना फीस का पेमेंट करना है और ना फ्रेश एप्लीकेशन करना है। डन। अब हम जब भी कोई नया एप्लीकेशन करेंगे तो हमें सारे टैक्सेस, सारे पेनल्टी एंड सारे इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। ऑल्सो आई नीड टू विड्रॉ फ्रॉम ऑल रिलेटेड अपील्स, जितने भी उस पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड अपील मैंने फाइल करके रखी है, चाहे सीआईटी अपील, चाहे आईटैट, चाहे कहीं पे भी, अपने को पहले विड्रॉ करना पड़ेगा। तो सारे टैक्सेस पे करने, सारे पेनल्टी पे करनी, सारी इंटरेस्ट पे करना है, एंड कितना भी अगर कोई पेंडिंग है तो अपील, तो उसको विड्रॉ करो। सर फीस कितना लगेगा? तो अगर सिंगल एप्लीकेशन करोगे तो 25,000 एंड कॉन्सोलिडेटेड एप्लीकेशन करोगे तो 50,000। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सोलिडेटेड? ढेर सारे ऑफेंसेस को एक साथ मिला के आप फाइल करो। क्या ये ईयरली भी हो सकता है, सेम ईयर में भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। अब इस चैप्टर में मैं तुमको एक शॉर्टकट देता हूं, एक गुरु मंत्र देता हूं जो तुमको बहुत 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 ज्यादा काम आएगा। एंड काम ये आएगा, डोंट लुक एट एन ऑफेंस लाइक दिस, कि एक गलती इसने करी है इस साल में, अब दूसरी गलती करी दूसरे साल में, नहीं। टेक इट एज अ सेक्शन वाइज ऑफेंस समझना। अभी एक एग्जांपल करेंगे तो समझेगा, बस अभी सुनो। तो सेक्शन वाइज हमें ऑफेंसेस देखने, ढेर सारे सेक्शन को एक साथ कंसोलिडेट करके हमने बहुत सारे सेक्शन में ऑफेंस करके रखा है, सारे कंपाउंड करवा लेते, एक साथ कंसोलिडेट करके अप्लाई कर देंगे। या मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर में सेम सेक्शन में हमने ढेर सारे मिस्टेक करी है, एक साथ कंसोलिडेट करेंगे एंड फाइल कर देंगे एप्लीकेशन। अब ये ईयरली भी हो सकता है, ये क्वार्टरली भी हो सकता है। तो फीस कितना है? 25,000 पर सेक्शन अगर अप्लाई करोगे। अब या तो तुम मल्टीपल सेक्शन को एक साथ क्लब करके अप्लाई कर रहे हो तो कंसोलिडेटेड हो गया, या सेम सेक्शन इन मल्टीपल ईयर्स को तुम एक साथ कंबाइन करके एप्लीकेशन फाइल करो तो भी कंसोलिडेटेड हो गया, या क्वार्टरली भी, टीडीएस के लिए क्वार्टरली देखा जाता है। तो या तो मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर या तो मल्टीपल क्वार्टर्स को एक साथ कंबाइन कर रहे हो, या मल्टीपल सेक्शन को विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर एक साथ कंबाइन कर रहे हो, तो ये कंसोलिडेटेड होता है। एक साथ 50,000 रुपए का फीस का पेमेंट करना है। ये फीस रिफंडेबल नहीं होता है, इट इज नॉन रिफंडेबल है। अप्लाई करा, तुम्हारे फेवर में आया, वेल एंड गुड, नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा वापस नहीं मिलेगा। अब मान लो तुम्हारे फेवर में आता है, वो बोलते हैं कि कंपाउंडिंग चार्जेस पे करो। फॉर एग्जाम्पल तुमने फीस जमा करा 50,000, तुम्हारा कंपाउंडिंग चार्जेस एग्जांपल के लिए आया 60,000, तो तुम्हें सिर्फ 10,000 रुपए और जमा करवाने, बिकॉज 50,000 का फीस तुमने ऑलरेडी जमा करवा दिया। तो जितना भी कंपाउंडिंग चार्जेस आएगा उससे तुम इसको एडजस्ट कर पाओगे। सर कितनी बार फाइल कर सकते? तो लॉ में कुछ भी नहीं लिखा है, तुम जितनी बार चाहो उतनी बार फाइल कर सकते हो। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ कंपाउंडिंग एप्लीकेशन अ पर्सन कैन फाइल। लेकिन जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी जिसके पास तुम फाइल कर रहे हो
वो लोग चाहे तो रिजेक्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर। भैया हर बार किसकी गलती होगी, हैबिचुअल ऑफेंडर हो गया, ऑफेंड पे ऑफेंस किया जा रहा है। तो भैया एक काम करो, इसके लिए अब नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो वो उनके मर्जी के ऊपर है, अगर उनको हैबिचुअल ऑफेंडर लगेगा तो बार बार कंपाउंड नहीं करते फिरेंगे, अदरवाइज ईसेंस खत्म हो जाएगा ना। सब क्या करेंगे, गलती कर रहे हैं पैसा देंगे छूट जाएंगे, अरे पैसा देंगे छूट जाएगा, कंपाउंडिंग फीस देंगे छूट जाएगा। ऐसा नहीं होता है भाई। एक लॉ का पर्पस होता है कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिसओबे द लॉ। आपको लॉ को ओबे करना है, आपको डिसओबे नहीं करना है लॉ को। ये एक ईसेंस होता है लॉ के लिए। तो ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर हैबिचुअल ऑफेंडर है तो भैया वो मना करते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, अगर हम कोई भी ऑफेंस करते हैं इनकम टैक्स में, एनी ऑफेंस, ऑल दी ऑफेंसेस आर नाउ कंपाउंडेबल। कंपाउंडिंग की फीस लगती है हमारी 25,000 सिंगल अगर कर रहे हैं एंड 50,000 कॉन्सोलिडेटेड। कॉन्सोलिडेटेड दोनों सिनेरियो में होता है, या तो ईयरली कॉन्सोलिडेट कर रहे हैं और या तो सेम ईयर में मल्टीपल सेक्शन को एक साथ कॉन्सोलिडेट कर दे रहे हैं अपने। ये फीस नॉट रिफंडेबल होता है, बट जब फ्यूचर में तुम्हारा कंपाउंडिंग चार्जेस आएगा तो तुम उससे इसको एडजस्ट कर पाओगे। दूसरी चीज, जितनी भी पुरानी एप्लीकेशन थी एज ऑन 17 अक्टूबर पेंडिंग एप्लीकेशन थी, वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली रिवाइज में आ जाएगी। तुमको फ्रेश एप्लीकेशन नहीं करना, फ्रेश फीस का भी पेमेंट नहीं करना, जो पहले कर दिया, वेल एंड गुड। और अब जितनी भी नहीं होंगी वो सारी हमारी न्यू गाइडलाइन के अंदर ही आएगी एंड अकॉर्डिंगली अपने को करना पड़ेगा। टैक्स का पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट, पेनल्टी का पेमेंट एंड अपील को विड्रॉ कितनी बार कर सकते हैं, जितनी मर्जी उतनी बार करो, बट वो चाहे तो रिजेक्ट कर देंगे अगर उनको लगता है हैबिचुअल ऑफेंडर है तो। तक सिंपल, यहां तक कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं था। अब आगे बढ़ते, अब हमने अप्लाई कर, हमने कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई करने के बाद एक्सेप्ट हो गया, तो जैसे चीजें चल रही हैं वैसे चलेंगी। अब क्या हो सकता है, वही जो आपके साथ हमेशा होता है सर, हमारे साथ हमेशा क्या होता है सर, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, एवरीवेयर देयर इज रिजेक्शन। दैट्स व्हाट शी सेड, राइट। तो रिजेक्शन रिजेक्शन एवरीवेयर। अब रिजेक्शन जो हुआ उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या हो सकता है, मेरिट के बेसिस पे रिजेक्ट हुआ, यानी इसका कंपाउंडिंग कर ही नहीं सकते, इट इज नॉट वायबल, अच्छी चीज नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में खराब इंप्रेशन जाएगा। तो अगर वो रिजेक्ट हो जाता है ऑन मेरिट, तो क्या मैं री अप्लाई कर सकता हूं? द आंसर इज नो, री एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, री फाइलिंग पॉसिबल नहीं। आपका एक्सप्रेशन ऐसे ही होगा, ऑफेंस कमिट किए हो तो अब तुम अप्लाई करे, रिजेक्ट हो गया मेरिट पे, क्या री फाइलिंग कर सकते हैं? द आंसर इज नो, यू कैन नॉट री फाइल नाउ द एप्लीकेशन वापस से फाइल नहीं होगा। बट अगर ये रिजेक्ट हुआ ड्यू टू क्यूरेबल डिफेक्ट, क्यूरेबल डिफेक्ट मतलब क्या हो गया, कोई टेक्निकल रीजन हो गया, नाम गलत लिख दिया, सेक्शन नंबर गलत, सेक्शन नंबर तो नहीं, खैर मतलब कुछ भी छोटी मोटी गलती कर दी, क्लैरिकल एरर कर दिया, क्यूरेबल है कि इजीली उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। टेक्निकल रीजन की वजह से अगर रिजेक्ट हुआ है तो मिरेकल 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 दोस्तों, री एप्लीकेशन अलाउड है, वापस से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन 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 दोस्तों, लेकिन अब यहां से असली प्रोविजन स्टार्ट होगा जिससे क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम। अब भैया तुम्हें देना पड़ेगा एक्स्ट्रा पैसा, डिपार्टमेंट भी लाइक पैसा ही पैसा होगा। अब तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा जेल से छूटने के लिए। पहली बार अप्लाई करा, हमने रिजेक्ट कर दिया ड्यू टू टेक्निकल रीजन। अब वापस से री अप्लाई करने का हम तुमको पावर देते हैं, तुम री अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अब दुगना कंपाउंडिंग चार्जेस देना पड़े, दुगना नहीं मतलब ज्यादा कंपाउंडिंग चार्जेस देना पड़ेगा। सर कितना ज्यादा देना पड़ेगा? जितनी बार करोगे उतनी बार से 0.2 टाइम्स बढ़ता चला जाएगा। यानी अगर तुमने सेकेंड टाइम अप्लाई करा, फर्स्ट टाइम तो नॉर्मल रेट लगेगा कंपाउंडिंग चार्जेस का, सेकेंड टाइम करा 1.2, थर्ड टाइम करा 1.4, फोर्थ टाइम करा 1.6, फिफ्थ टाइम करा 1.8, सिक्स टाइम करा 1.10, फिर 7 1.12, एज द केस में भी। अब सर हमें कैसे पता चलेगा ये री एप्लीकेशन हमें कैसे देखना है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला दोस्तों, सेक्शन वाइज देखना है, नॉट ईयर वाइज, यू हैव टू सी सेक्शन वाइज। अभी एग्जांपल करेंगे तो समझेगा, अभी सिर्फ सुनो। तो भैया पैसा ही पैसा होगा, अब एक्स्ट्रा फीस लगेगा, एक्स्ट्रा कंपाउंडिंग चार्जेस लगेगा। पहला एप्लीकेशन तो नॉर्मल रेट पे चला जाएगा, सेकंड बार किया 1.2, थर्ड टाइम किया 1.4, फोर्थ टाइम किया 1.6, फिफ्थ टाइम किया 1.8 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, 0.2 करके टाइम्स बढ़ता चला जाएगा।
और अगर तुमने एप्लीकेशन, चाहे वो फर्स्ट वाली हो, सेकंड वाली हो, थर्ड वाली हो, फोर्थ वाली हो, फिफ्थ वाली हो, सिक्स, सेवंथ, एट, टेंथ, जितने वाली भी हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर प्रोसिक्यूशन के 12 महीना बाद करा तो भैया 1.5 टाइम्स का सरचार्ज लगेगा कंपाउंडिंग में। सरचार्ज सुनते ही सर स्विगी जोमेटो की याद आ गई। बारिश का मौसम है सर, पकौड़े खाने का मन कर रहा है, ठंडी चाय, सॉरी गरम गरम चाय एंड गरम गरम पकौड़े खाने का मन कर रहा है, तो पकौड़े और चाय को थोड़ा सा कंट्रोल करो और कॉन्सेप्ट पे फोकस करो इधर, ठीक है। तो आफ्टर 12 मंथ फ्रॉम प्रोसिक्यूशन लॉन्च अगर तुमने करा तो 1.5 टाइम्स एक्स्ट्रा लगेगा। अगर तुमने फर्स्ट एप्लीकेशन को 12 महीना बाद करा तो भी 1.5, सेकंड को करा तो 1.2 तो लगेगा ही लगेगा, उसके साथ 1.5 भी लगेगा क्योंकि 12 महीना बाद अप्लाई करा प्रोसिक्यूशन लॉन्च होने के। सर हम कंपाउंडिंग कब कर सकते हैं? कंपाउंडिंग तुम किसी भी स्टेज पे कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो, प्रोसिक्यूशन के बाद भी कर सकते हो, बट अगर 12 मंथ्स के बाद करा तो 1.5 टाइम्स करके एक्स्ट्रा लगेगा तुम पे। ओके सर, तो हमें समझ में आया, सिंपल सी चीज है, हमने अप्लाई करा, एक्सेप्ट हो गया, वेल एंड गुड, जैसे चल रहा प्रोसेस वैसे चलेगा। अगर रिजेक्ट हो गया, रिजेक्शन रिजेक्शन एवरीवेयर, तो दोस्तों अपने को देखना रीजन क्या था। अगर हमारा रीजन था ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, लिखा होगा उसमें, अगर मेरिट के बेसिस में, क्वेश्चन में बता देंगे वो, अगर मेरिट के बेसिस पे होगा तो भैया री एप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल, री फाइलिंग नहीं कर पाओगे। अच्छा, अगर एक ऑफेंस एक बार कंपाउंड हो गया, क्या वापस से सेम ऑफेंस के लिए सेम ईयर वाला हम अप्लाई कर सकते हैं? ऑब्वियसली लॉजिकली नॉट, नहीं करेंगे। अब अगर हमारा रिजेक्ट हुआ ड्यू टू क्यूरेबल डिफेक्ट तो मिरेकल मिरेकल री एप्लीकेशन अलाउड है। लेकिन एक सेकेंड, री एप्लीकेशन तो करोगे बट उसके साथ साथ तुम्हें एक्स्ट्रा कंपाउंडिंग चार्जेस देना पड़ेगा। फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए नॉर्मल रेट, सेकंड के लिए 1.2, थर्ड के लिए 1.4, फोर्थ के लिए 1.6, फिफ्थ के लिए 1.8, सिक्स के लिए 1.10 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये चलता चला जाएगा। कोई सा भी एप्लीकेशन, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर 12 मंथ्स आफ्टर प्रोसिक्यूशन तुमने करा तो 1.5 टाइम्स का सरचार्ज ऑलवेज लगेगा ही लगेगा। तो ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्लैरिटी मिलेगी तुम्हें। ओके, नेक्स्ट, कंपाउंडिंग चार्जेस मतलब क्या होता है? जितना भी टैक्स, सेस एंड सरचार्ज है वो सारे के सारे अपने को इंक्लूड कर देने, तो कंपाउंडिंग चार्जेस हमारा निकल जाएगा। टैक्स भी ले लो, सेस भी ले लो, सरचार्ज भी ले लो, बट डोंट इंक्लूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं करना। कंप्यूटेड फॉर ईच ऑफेंस डिस्क्लोज्ड इन द एप्लीकेशन, कैसे देखना है? सेक्शन वाइज देखना है। ऑल पेंडिंग एप्लीकेशन शैल बी ट्रीटेड एज फर्स्ट एप्लीकेशन। सर इसका क्या मतलब हुआ? अभी क्वेश्चन करेंगे तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। सारे पेंडिंग एप्लीकेशन फर्स्ट एप्लीकेशन ट्रीट किए जाएंगे एक साथ कंसोलिडेट करके। वेयर एन एप्लीकेशन फॉर एन ऑफेंस वाज आइदर कंपाउंडेड और रिजेक्टेड अदर देन ऑन मेरिट्स, तो मेरिट पे नहीं हुआ तो रीअप्लाई कर सकता हूं, कर सकता हूं, बट अंडर अर्लियर गाइडलाइंस, यानी 17 अक्टूबर 2024 के पहले रिजेक्ट हो गया था, वो भी अदर देन मेरिट वाला केस है, और हम एक फ्रेश एप्लीकेशन फॉर द सेम ऑफेंस अंडर द सेम सेक्शन फाइल करने जा रहे हैं, तो इस सिनेरियो में जितने भी प्रायर एप्लीकेशन थे वो कलेक्टिवली फर्स्ट एप्लीकेशन ट्रीट किए जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कंपाउंडिंग चार्जेस। सर नहीं समझ में आ रहा है सर, ये दो पॉइंट बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, तो भी समझाया का, अभी तो सिर्फ रीड कर रहा हूं दोस्तों, पहले रीड करूंगा तब तो समझाऊंगा। एंड इफ कंपाउंडिंग एप्लीकेशन इज फाइल्ड आफ्टर 12 ईयर्स तो 50% 1.5 टाइम से इंक्रीज हो जाएगा, चाहे फर्स्ट हो सेकंड हो, फर्क नहीं पड़ता। सर 12 मंथ कहां से देखना है? फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच प्रोसिक्यूशन वाज फाइल्ड, प्रोसिक्यूशन जहां से शुरू हुआ उस मंथ के एंड से 12 मंथ्स के बाद अगर करा तो 1.5 टाइम से इंक्रीज हो जाएगा। अभी क्या पढ़ा? अभी बस हमने एक ही चीज पढ़ी, अप्लाई करा, रिजेक्ट हुआ, मेरिट वाला है, रीफाइलिंग नहीं होगा, अदर देन मेरिट वाला है, नहीं क्यूरेबल डिफेक्ट है, टेक्निकल रीजन वाला है, रीफाइलिंग अलाउड है, लेकिन फर्स्ट टाइम तो नॉर्मल, फिर सेकंड टाइम करा तो 1.2, देन 1.4, देन 1.6, 1.8 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ चलता चला जाएगा। अगर 12 मंथ्स के अंदर नहीं करा हमने तो 1.5 टाइम्स एक्स्ट्रा लगेगा। डन। दूसरी चीज हमने देखी, जितनी भी 17 अक्टूबर के पहले वाली एप्लीकेशन थी उसके लिए तो रीअप्लाई करना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली यहां पे आ गया, बट अगर 17 अक्टूबर के पहले वो रिजेक्ट हो गया था अदर देन मेरिट में, तो अब वापस से मैं रीअप्लाई करूंगा, बिकॉज अदर देन मेरिट में तो मैं अप्लाई कर सकता हूं, तो इस समय जितने भी वो पुराने हैं ना वो सब एक साथ कलेक्टिवली सेकंड बन जाएंगे, यानी फर्स्ट बनेंगे, अब अप्लाई करूंगा तो वो सेकंड बनेंगे। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस तो हमें अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी दोस्तों। अच्छा ये रहा, ये मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया पीडीएफ, डाउनलोड कर लेना, विदाउट क्वेश्चन मत करना, तुमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मिस्टर एमटी अंडर रिपोर्टेड इनकम इन आईटीआर असेसमेंट ईयर 21-22,
This led to the prosecution under 276C on 15/3/2023. Now he wants to compound the offense and file an application on 20th December 2020. Tax evaded is 4 lakhs. Base rate for compounding is 100% of tax evaded. यार ये तो जस्ट एन एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन में हमें और इन डिटेल में दिया होगा ये. अब इसको देखते हैं. देखो सबसे पहली बात, मिस्टर एमटी है 20 दिसंबर 2024 यानी 17 अक्टूबर 24 के बाद फाइल कर रहे हैं. कब हुआ था प्रोसिक्यूशन? प्रोसिक्यूशन हुआ था हमारा 15 मार्च 2023 को. हमने एप्लीकेशन कब फाइल करी दोस्तों? 20 दिसंबर 2024 को. क्या हमने 12 मंथ्स बाद फाइल करा? यस, 12 मंथ्स बाद हमने एप्लीकेशन फाइल करा प्रोसिक्यूशन का. तो हमारा कंपाउंडिंग चार्जेस कितना होगा दोस्तों? 4 लाख रुपया होगा कंपाउंडिंग चार्जेस. सिंस फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो 1.2 1.4 वगैरह कुछ भी नहीं होगा. बट सिंस 12 मंथ्स के बाद अप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, तो 1.5 टाइम्स, दैट इज 4 लाख 2 लाख, 6 लाख रुपया विल बी आवर कंपाउंडिंग चार्जेस. ऐसे निकलता है कंपाउंडिंग चार्जेस. क्या देखना है हमें? 17 अक्टूबर के बाद करा तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारा. एंड सिंस अगर 1 साल के अंदर करते तो सिर्फ 4 लाख रुपया देते, बट सिंस 1 साल के बाद करा आफ्टर प्रोसिक्यूशन, तो 20 दिसंबर 2024 को करा तो हमें 1.5 टाइम्स का सरचार्ज लगेगा. यानी हमारे लिए कंपाउंडिंग चार्जेस होगा 6 लाख रुपए. 6 लाख रुपए दो और जेल जाने से बच जाओ, और या तो 6 लाख रुपए मत दो, जेल चले जाओ. सर ये 4 लाख भी देना है? हाँ जी, ये 4 लाख भी देना है, इंटरेस्ट भी देना है, पेनल्टी भी देनी है, और ये 6 लाख अलग से देना है. ये 6 लाख हम दे रहे हैं ताकि हम जेल ना जाए. कंपाउंडिंग खैर हमने जीएसटी में भी पढ़ा था, सेम कॉन्सेप्ट सेम है, प्रोविजन अलग है, लॉजिक सेम. जेल नहीं जाना है तो अलग से अपने को पे करना पड़ेगा. सिंपल. कोई कंफ्यूजन कमेंट में लिखो, कोई भी डाउट नहीं. समझ आया तो वो भी लिखो, हाँ सर समझ में आया, मेरे को भी लगे थोड़ा मोटिवेशन मिले, हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, तो बोलो भाई, थोड़ा कमेंट कर दो. कमेंट करो तो वीडियो लाइक भी मार देना, चैनल सब्सक्राइब भी मार देना. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ठीक है. मिस्टर एमटी अ डिडक्टर फेल टू डिपॉजिट टीडीएस ऑफ 18 lakhs फॉर Q2 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, attracting prosecution under 276B. The prosecution initiated by department is on 25th October 2022. 25th October 2022 को हमने स्टार्ट करा. कंपाउंडिंग एप्लीकेशन हमने फाइल करा 20 अगस्त 2023, बट इट वाज रिजेक्टेड ड्यू टू क्यूरेबल डिफेक्ट. क्यूरेबल यानी अदर देन मेरिट वाला केस चल रहा है. ही लेटर फाइल्ड अ कंसोलिडेटेड कंपाउंडिंग एप्लीकेशन फॉर सेम डिफॉल्ट ऑन 5th नवंबर 2024. कंपाउंडिंग का रेट है 3% ऑफ डिफॉल्टेड टीडीएस. कई बार वो ऐसे भी दे देंगे. अब देखो, लेटर रीफाइल्ड अ कंसोलिडेटेड एप्लीकेशन. हमने फर्स्ट एप्लीकेशन जो फाइल करी थी 20 अगस्त 2023 को, ये 17 अक्टूबर के पहले करी थी 2024, इसके पहले करी थी. अब अर्लियर गाइडलाइन में हमने करा था, बट वो पेंडिंग नहीं है, रिजेक्ट हो गया था ड्यू टू क्यूरेबल डिफेक्ट. तो क्या हम वापस से रिवाइज्ड में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं. तो अब हमने रिवाइज्ड में वापस से अप्लाई करा. जब हमने रिवाइज्ड में वापस से अप्लाई करा है, तो अब तुमको ऐसा लगेगा सर रिवाइज्ड वाले के लिए तो फर्स्ट एप्लीकेशन है, पहले करा था लेकिन पुराने वाले में करा था, बट अब रिवाइज के लिए तो फ्रेश होना चाहिए. सो द आंसर इज नहीं. रिवाइज के लिए अब ये सेकंड एप्लीकेशन मानी जाएगी. जितने भी पुराने एप्लीकेशन है जो रिजेक्ट हो गए थे अदर देन मेरिट वाले, वो सारे एक साथ फर्स्ट एप्लीकेशन ट्रीट किए जाएंगे. तो यहां पे हमने सेकंड टाइम अप्लाई करा. सेकंड टाइम प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुआ था 25 अक्टूबर 2022 को, एंड 5 नवंबर 2024 को हमने सेकंड टाइम अप्लाई करा. यानी 18 लाख का 3% तो हमारा कंपाउंडिंग फीस है. अब सिंस 1 साल बाद ऑफ द प्रोसिक्यूशन हमने रीफाइल करा है, तो यहां पे 1.5 गुना का तो सरचार्ज हमारा लगेगा ही लगेगा. इसके साथ साथ सिंस हमने सेकंड टाइम अप्लाई करा है, तो हम पे लगेगा 1.2 टाइम्स ऑफ कंपाउंडिंग फीस. ये सेकंड टाइम हो गया, एंड सेकंड टाइम के लिए कितना लगता है? 1.2 टाइम्स.
अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, कितना आ रहा है, मैं कैलकुलेटर खोलू गया इसमें। ओके, तो ये हो गया हमारा 18 लैक्स इंटू 3% इंटू 1.5 इंटू 1.2, तो हमारा आंसर आया 97,200। होपफुली आपको ये पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिटी में आ गया होगा। क्या करा हमने, सिंपल सी चीज करी। एमटी ने 18,000 का टीडीएस में डिफॉल्ट करा था, प्रोसिक्यूशन 5 अक्टूबर 2022 को शुरू हो गया। कंपाउंडिंग एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम हमने फाइल करी थी अर्लियर गाइडलाइन में। अब अर्लियर गाइडलाइन में वो रिजेक्ट हो गया ड्यू टू अदर देन मेरिट, यानी क्यूरेबल डिफेक्ट के बेसिस पे। अब हमने 17 अक्टूबर के बाद वापस से रिवाइज्ड में अप्लाई करा, तो पुराना वाले को फर्स्ट मानेंगे, इस वाले को सेकंड मानेंगे, तो सेकंड के लिए 1.2 लगेगा। प्लस सिंस 25 अक्टूबर 22 को स्टार्ट करा था एंड 5 नवंबर 2024 को फाइल कर रहे हैं वापस से, तो एक साल के बाद फाइलिंग हो रही है। हाँ, ऐसे देखना, उस समय एक्सेप्ट हो जाता तब विद इन 1 ईयर मानते, अब रिजेक्ट हो गया वापस से कर रहे हो, तो ये वापस से तुम्हारा एक एप्लीकेशन ट्रीट किया जाएगा। एंड आफ्टर 1 ईयर हो रहा है तो 1.5 टाइम्स का इस पे सरचार्ज भी लग जाएगा, यानी 97,200 विल बी आवर आंसर। यानी टैक्स भी देना है, इंटरेस्ट भी देना है, पेनल्टी भी देनी है, और ये भी देना है ताकि जेल ना। am I क्लियर दोस्तों? चलो अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन दोस्तों एक बार आप लोग ट्राई करो और मेरे को बताओ आपके हिसाब से इसका आंसर कितना आ रहा है। शांति दिमाग से इसको करो, वीडियो को पॉज करो एंड 5 मिनट्स के अंदर इसका सोल्यूशन मेरे को दो। कंपाउंडिंग चार्जेस बताओ। चलो पॉज करो वीडियो को। चलो कर लिया, अब मेरी बारी, ध्यान से देखो, ठीक है। बड़ा आसान सा है एंड इसमें पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तुम्हें मिलेगी, और हमने ऊपर जो जो पढ़ा ना वो सब के बारे में भी इसमें चर्चा होगी। मिस्टर देव failed to deposit TDS under 276B in the following year, 18-19 में, 2021 में, 21-22 में। अच्छा, सेक्शन नंबर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। 276B का डिफॉल्ट चल रहा है, 10 लाख कंपाउंडेड इट 2021 अंडर ओल्ड गाइडलाइन। तो ये तो अब वापस रीअप्लाई नहीं होगा, एक बार कंपाउंडिंग हो गया तो अब जेल नहीं जा रहे हो, तो वापस से क्यों रीअप्लाई कर रहे हो? इतना पैसा है कि आप फालतू का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो, है ना। कंपाउंडिंग हो गया, इस ऑफेंस के लिए अब हम कभी भी जेल नहीं चाहेंगे 18-19 का 276B के लिए, तो इसका कुछ नहीं कर। 2021 में 8 लाख का हमने एप्लीकेशन फाइल अभी तक नहीं करा था, अभी तक हमने एप्लीकेशन फाइल नहीं करा, यानी इसका एप्लीकेशन अभी तक नहीं गया पुराने वाले गाइडलाइन में। 21-22 में 12 लाख का हमने डिफॉल्ट करा था, जिसके लिए हमने एप्लीकेशन फाइल करा और वो रिजेक्ट हो गया था 2023 में। क्यूरेबल डिफेक्ट ओनली, यानी क्यूरेबल डिफेक्ट की वजह से हुआ था, यानी हमने ऑफेंस किया 276B सेक्शन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। 276B में करा था, 18-19 में हमारा एक कंपाउंड हो गया तो बात खत्म, उसको वापस से रीअप्लाई नहीं करना, एक तो मैटर ही नहीं करता। 20-21 में 276B में हमने एक ऑफेंस कमिट करा था, उसके लिए हमने अभी तक कंपाउंडिंग नहीं फाइल करी। 21-22 में 12 लाख रुपए का हमने एक ऑफेंस कमिट करा था, उसके लिए हमने एप्लीकेशन फाइल करा था, बट वो रिजेक्ट हो गया 2023 में क्यूरेबल डिफेक्ट के लिए। अब 15 दिसंबर 2024 यानी 17 अक्टूबर के बाद हमने कंसोलिडेटेड एप्लीकेशन फाइल करा फॉर एन ऑफेंस 276B 22-23, 275A 22-23, 10 लाख रुपए का हमने करा। प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हो गया था 1 दिसंबर 2023 को। बेस कंपाउंडिंग रेट इज 3% ऑफ द डिफॉल्टेड अमाउंट, इसको काट देते हैं, 3% ऑफ द डिफॉल्टेड अमाउंट 276B के लिए भी, 275A के लिए भी। अब देखो ध्यान से, अब देखो सबसे पहले 275A की बात करते हैं। 275A में क्या हमने आज तक अभी तक कोई भी कंपाउंडिंग के लिए एप्लीकेशन फाइल करी है क्या? रीड द क्वेश्चन, नहीं करी है, यानी ये फर्स्ट टाइम है। तो फर्स्ट टाइम है तो बस 3% लगेगा, ना 1.2 ना 1.4 कुछ भी नहीं लगेगा। बट सिंस एक साल बाद अप्लाई कर रहे हैं तो 1.5 टाइम्स करके लगेगा, करेक्ट, 1.5 गुना बढ़ जाएगा सरचार्जेस का। इसका आंसर कितना हो गया? 10 लाख इंटू 3% इंटू 1.5 हो गया मेरा 45,000। डन। नेक्स्ट, अब 276B में
हमने 22-23 में एक ऑफेंस कमिट करा। कौन से फाइनेंशियल ईयर में कमिट करा? 22-23 में। अब गौर नाल देखो, 276 बी में अर्लियर गाइडलाइन में हमने 2021 में एक बार कंपाउंडिंग करवाया था, कंपाउंडिंग हो गई थी, एप्लीकेशन फाइल करी थी, कंपाउंडिंग हो गई। दूसरी बार हमने करा नहीं, जो भी सजा थी वो हमने भुगती। फिर 12 लाख का 21-22 में हमने एक ऑफेंस कमिट करा था, उसके लिए भी हमने अप्लाई करा बट रिजेक्ट हो गया। तो हमने अभी तक 276 बी के लिए अप्लाई कितना बार करा ये चेक करो। एक बार इधर अप्लाई करा था, इधर अप्लाई नहीं करा था, एक बार इधर अप्लाई करा था, 2 बार अप्लाई करा, यानी 276 बी के लिए ये तीसरी बार एप्लीकेशन होगा। अगर ये न्यू गाइडलाइन में होता, अगर ये सारे न्यू गाइडलाइन में हमने करे होते तब, बट सिंस ये अर्लियर गाइडलाइन में था, ये 1 नंबर एंड 2 नंबर वाला, तो कॉन्सोलिडेटेडली यानी एक साथ जोड़ के इसको फर्स्ट एप्लीकेशन ट्रीट किया जाएगा। यानी ये दोनों, इसको छोड़ के ये दोनों को जोड़ के फर्स्ट एप्लीकेशन ट्रीट होगा, भले ही ये थर्ड है। देखो एक बार 276 बी में 18-19 में करा हमने, फिर 2023 में करा, अब वापस से करने जा रहे तो थर्ड टाइम है। बट सिंस ये पुराने वाले गाइडलाइन में करा था हमने, तो ये और ये दोनों मिला के एक ट्रीट किया जाएगा, फर्स्ट एप्लीकेशन ट्रीट किया जाएगा। यानी अब हमने कितना एप्लीकेशन फाइल करा? सेकंड। यानी रिवाइज में हमने कितना बार फाइल करा? सेकंड टाइम फाइल करा। तो ये हो जाएगा हमारा 3%। अब सेकंड टाइम करा तो 1.2। अच्छा, 23 में शुरू हुआ था, 24 में तुमने फाइल करा है, तो हमारा हो गया जनवरी करने से सही है, इसको जनवरी कर देना, ठीक है। तुम्हारे नोट्स में चेंज कर दूंगा मैं, ये जनवरी होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। जनवरी कर दिया हमने, तो अब हमने इसको कर दिया 1 महीने बाद, तो 12 मंथ्स बाद, 12 मंथ्स बाद करा तो इसमें 1.5 टाइम्स करके लगेगा। तो गया हमारा 10। ये क्वेश्चन मैंने बनाता हूँ ना, इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, माफ करना दोस्तों, गलती से इधर उधर निकल जाता। तो 54,000 इसमें 54,000 हमारा कंपाउंडिंग चार्जेस बने। आशा करता हूँ इस एमसीक्यू से तगड़ी वाली क्लैरिटी तुम्हें मिली हो। क्या करना है, जितने भी पुराने वाले थे उन सबको एक ट्रीट करना है, भले ही वो दूसरा नंबर हो, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा, फर्क नहीं पड़ता। अब वो एक हो गया, फर्स्ट माना जाएगा। अब रिवाइज में वापस से सेम सेक्शन के अंदर करोगे तो वो सेकेंड एप्लीकेशन ट्रीट किया जाएगा। am I क्लियर दोस्तों? किस किस का आंसर आया था इसमें? हाँ सर, हम लोग आ गया था। अब एक आईसीआई का एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट का नहीं है, सीएमए के लिए भी है, ये लॉ का एग्जाम्पल है, लॉ में लिखा हुआ है, जो गाइडलाइन आई ना उसका एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। तो घबरा पहले ही जाते हो दोस्तों। चलो ये एग्जाम्पल देखो, हमने एक ऑफेंस कमिट करा 276 बी में 15 जनवरी 2021 में, जिसको हमने कंपाउंड कर लिया। ओके, फिर अभी सिर्फ एक एक सेक्शन को देखते हैं। फिर 276 बी में हमने 18/8/2023 में करा, रिजेक्ट हो गया। अब जो रिजेक्ट हुआ अदर देन मेरिट का केस चल रहा है, ठीक है। फिर 276 बी में 1/11/2024 यानी 17 अक्टूबर 2024 के बाद हमने अप्लाई करा, सिंगल एप्लीकेशन करा। अब 276 बी में जब हमने सिंगल एप्लीकेशन करा तो ध्यान से देखो दोस्तों, हमने अभी तक कितनी बार अप्लाई कर दिया ओल्ड लॉ में? तो ओल्ड लॉ नहीं, ओल्ड रेगुलेशन में 1 बार 2 बार, तो कायदे से ये कितना होना चाहिए? थर्ड टाइम होना चाहिए। लेकिन हमने क्या पढ़ा है, जितना भी पुराना है वो सब फर्स्ट माना जाएगा। तो जितना भी पुराना है इसको अगर अपने फर्स्ट मानेंगे तो इस बार हमने सेकेंड टाइम अप्लाई करा, यानी कंपाउंडिंग चार्जेस कितना हो जाएगा? 1.2। ये क्या माना जाएगा? सेकेंड, और ये हो जाएगा 1.2। है सर, ये एग्जाम्पल इतना इजी था, पहले ही बोला। नेक्स्ट आते हैं, अब 276 बी का वापस से हमने 18 दिसंबर 2024 को फाइल करा। अब गौर से देखो कितना माना जाएगा। तो जितने पुराने थे वो तो फर्स्ट मान लिए गए, तो 276 बी में हमने एक बार पूरा कर दिया। फिर सेकंड हमने न्यू में वापस से करा 17 अक्टूबर के बाद, तो ये सेकंड हो गया। अब 18 दिसंबर को हमने वापस करा तो ये क्या बन जाएगा? थर्ड बन जाएगा। एंड थर्ड बन जाएगा मतलब 1.4 टाइम्स हो जाएगा। ये थर्ड हो गया दोस्तों, अब 1.4 लगेगा हमारा। नेक्स्ट 276 सी देखते हैं। हमने एक बार 276 करा जो कि कंपाउंड हो गया,
फिर हमने यहाँ पे 276 करा, बताओ क्या माना जाएगा, फर्स्ट या सेकेंड। तो लॉ में पहले एक बार हमने कर दिया, जितने भी पुराने थे सब फर्स्ट बन जाएंगे, एक ही बार करा तो ये एक ही होने वाला है। अब सेकेंड टाइम हमने करा आफ्टर 17 अक्टूबर, तो ये सेकेंड एप्लीकेशन ट्रीट होगा एंड 1.2 टाइम्स चला जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सेकेंड एप्लीकेशन, ये हो जाएगा 1.2 टाइम्स। चलो नेक्स्ट, 276D हमने एक बार इधर करा एंड फिर करा क्या, फिर करा ही नहीं, तो इसके बारे में चर्चा करके फायदा नहीं है, तो करा ही नहीं वापस से। फिर हमने एक फ्रेश किया 275A, ये पहले कभी करा था क्या आज तक, नहीं, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट एप्लीकेशन, तो इसमें नॉर्मल रेट लगेगा, नॉर्मल रेट फर्स्ट एप्लीकेशन। देखा कितना आसान साधा ये वाला क्वेश्चन, एंड हमने जब एमसीक्यू के थ्रू करा तो कितना इजीली हमें ये चीज समझ में आ गई। खैर समझ में तो आनी थी ना दोस्तों। अब दूसरा एग्जांपल भी करते, देखो ये भी तुम कर पाओगे। सबसे पहले सिनेरियो 1, नो अर्लियर एप्लीकेशन रिजेक्टेड, पहले का कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हुआ था, यानी फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं। 12 अक्टूबर 2022, 12 अक्टूबर को करा, यानी ये पेंडिंग है हमारा, 17 अक्टूबर को वापस से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कोई भी नया चीज करने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे नॉर्मल कंपाउंडिंग चार्जेस लगेगा, यानी 45,000 है कंपाउंडिंग चार्जेस, वो लगेगा। अच्छा एक और चीज देख लो, प्रोसिक्यूशन 1 अप्रैल 2022 को लॉन्च करा था हमने। केस 2 में 31 अक्टूबर को हमने करा, यानी आफ्टर 17 अक्टूबर करा। अब ये क्या हो गया हमारा, नॉर्मल में चला जाएगा, ठीक है। बट ध्यान से देखो, हमारा कब हुआ, 4 अप्रैल 2022, 31 अक्टूबर 2024, क्या 12 महीना बाद हमने अप्लाई करा, यस। तो यहां पे हमारा 1.5 टाइम्स लगेगा, यानी 67,500। देखो सिनेरियो 2, फर्स्ट एप्लीकेशन रिजेक्टेड, रिवाइज्ड एप्लीकेशन फाइल, पहले अपना रिजेक्ट हो गया था, वापस से अपने फाइल कर रहे हैं। 22 अक्टूबर 2022 को फाइल कर रहे हैं, एक बार रिजेक्ट हो चुका था हमारा, ओके। तो यहां पे ये पहली बात तो सेकंड एप्लीकेशन ट्रीट होगा। एंड दूसरी चीज, लेस देन 12 मंथ्स है, देखो 4 अप्रैल था एंड यहाँ पे 10 अक्टूबर है, लेस देन 12 मंथ है, तो 1.5 का कोई सरचार्ज नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। दूसरी चीज, फर्स्ट टाइम जब हमने अप्लाई करा तो ये रिजेक्ट हो गया, तो हमें कोई भी कंपाउंडिंग चार्जेस भी देने की जरूरत नहीं है, रिजेक्ट पे थोड़ी दिया जाता है, एक्सेप्ट होगा तब कंपाउंडिंग चार्जेस देना। अच्छा रिजेक्ट होगा तो फीस रिफंडेबल नहीं होगी, फीस बेटा वो हजम कर जाएंगे। फिर 31 अक्टूबर को हमने फाइल करा नए गाइडलाइन में, यानी हमने ओल्ड वाले में करा, रिजेक्ट हो गया, न्यू वाले में करा, अब अपने न्यू में करा तो ये सेकंड हो जाएगा। अब ये सेकंड हो जाएगा, प्लस ये 12 महीना बाद भी हो गया, तो 1.2 प्लस 1.5 दोनों लगेगा, तो क्या लगेगा 1.5 एंड 1.2, यानी 81,000 हमारी फीस है। अब ये एग्जांपल तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा जब हमने एमसीक्यू नहीं क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, एम्प्टी एग्जांपल्स बोलता हूं मैं इसको। अगर तुमने एम्प्टी एग्जांपल अच्छे से सॉल्व कर लिया तो कोई भी कॉन्सेप्ट तुम कर पाओगे। ये सारी चीजें हम लोग क्लास में भी करते हैं, एक एक प्रोविजन के ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो अगर अभी समय है तुम्हारे पेपर में तो बिल्कुल क्लास ले लो, सितंबर की क्लास भी अवेलेबल है, दिसंबर की लाइव क्लासेस चल रही है, जनवरी की भी लाइव क्लासेस चल रही हैं, जरूर से इनरोल करो, तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा फॉर बोथ डीटी एंड आईडीटी, ठीक है। तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहा हूँ एंड अपनी भलाई के लिए भी बोल रहा हूँ, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड इस वीडियो को भी दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिले, बिकॉज कंपाउंडिंग से 100% क्वेश्चन आएगा इस बार, एंड पूरे अमेंडमेंट से ही आएगा। एंड May 25 का अमेंडमेंट करना भूलना नहीं। कमेंट करके भी बता देना तुम्हें कैसी लग रही है वीडियो, पसंद आ रही है, तुम्हें इस टाइप की वीडियो और चाहिए तो जरूर से चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर अरमान फेल टू डिपॉजिट TDS 15 lakhs फॉर Q4, attracting prosecution under 276B. He filed a compounding application in March 2023. Paid 36,000 partial compounding charges, but later withdraw the application. Compounding charges हमने 36,000 का पे कर दिया था. In December 2024, he files a fresh application for same offense same year. मतलब 21-22 के लिए एंड सेम ऑफेंस वो TDS जो डिफॉल्ट करा सेम ऑफेंस के लिए सेम ईयर के लिए वापस से, क्योंकि पहले विड्रॉ कर लिया था तो कंपाउंडिंग हुई नहीं, मुझे लगा मैं बच जाऊंगा, बट लेटर मेरे को पता चला मैं बचूंगा नहीं, तो मैंने वापस से रीअप्लाई कर दिया। तो पहली बात तो ये सेकंड एप्लीकेशन ट्रीट होगा, बिल्कुल सेकंड एप्लीकेशन ट्रीट होगा। तो हम देखते हैं यहां पे मान लो 15 lakhs कंपाउंडिंग रेट 3%, सेकेंड टाइम करा तो 1.2 जाएगा। अब प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हो गया था क्या? हाँ प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हो गया था एंड
डेट तो नहीं दिया बट कंपाउंडिंग चलो मानते, इनिशियल डेट नहीं दिया ना, तो मान लो डेट कुछ भी दे दिया, 4 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022, तो हम ना 12 महीने बाद करा, तो 1.5 का हमें सरचार्ज भी लगेगा। तो कितना हो गया, 15 लाख का 3% इंटू 1.2 इंटू 1.5 हुआ हमारा 81,000। बट सेम ऑफेंस सेम ईयर यानी 21-22 के लिए सेम ऑफेंस के लिए हमने पार्शियल कंपाउंडिंग चार्जेस 36,000 ऑलरेडी दे रखा है, 36,000 ऑलरेडी दे रखा है। तो हम 36,000 माइनस कर सकते हैं, 36,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 45,000। तो कितना कंपाउंडिंग चार्जेस पे करना है दोस्तों, 45,000 का कंपाउंडिंग चार्जेस हमें पे करना है। एम आई क्लियर दोस्तों, क्लैरिटी, ओके। क्योंकि पार्शियली हमने पे करा, बट अब इसमें एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, सेम ऑफेंस सेम ईयर होना चाहिए, उसको आप वापस से रीअप्लाई कर रहे हो विड्रॉ करने के बाद, तो पार्शियल वाले को आप माइनस कर पाओगे। बट अगर डिफरेंट ईयर और डिफरेंट ऑफेंस है तब माइनस नहीं हो पाएगा। या अगर तुमने जब फर्स्ट टाइम पे करा तुमने स्पेसिफाई नहीं करा कि कौन से, मतलब तुमने मल्टीपल ऑफेंस करे थे एंड तुमने पार्शियल पे करा बट तुमने बताया नहीं है कौन से ऑफेंस के लिए, तो उसका भी सेट ऑफ फ्यूचर में पॉसिबल नहीं है। आओ बताते, हम है ना, डरते क्यों हो। मिस्टर रोहित फेल टू डिपॉजिट टीडीएस 20 लाख फाइनेंशियल ईयर 21-22 एंड 12 लैक्स फॉर Q2 फाइनेंशियल 21-22। Q1 का 20 लाख एंड Q2 का 12 लाख का हमने एक ऑफेंस कमिट करा था। प्रोसिक्यूशन हमारा शुरू हो गया। 1 मई 2023 को मिस्टर रोहित ने फाइल करा कॉन्सोलिडेटेड कंपाउंडिंग एप्लीकेशन कवरिंग बोथ क्वार्टर, दोनों क्वार्टर का एक साथ हमने कंपाउंडिंग करके अप्लाई कर दिया। He paid 54,000 as part compounding charges, that is partial payment, but later withdrew the application. 1 December 2024 को इसने फ्रेश कॉन्सोलिडेटेड एप्लीकेशन फाइल करी अंडर रिवाइज्ड गाइडलाइन कवरिंग बोथ द क्वार्टर। पहली चीज, दोनों के लिए हमने करा, दोनों सेक्शन के लिए, तो 1.2 टाइम्स तो जाएगा बिकॉज सेकेंड टाइम हो गया ये। 1.5 भी हमारा होगा बिकॉज 12 महीने बाद हो रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 20 लाख प्लस 12 लाख का 3%, ये हमारा डिफॉल्ट ये रेट है 3%, इंटू 1.2 बिकॉज सेकेंड टाइम हो गया एंड 1.5 बिकॉज 12 महीने बाद हुआ। तो 20 लाख प्लस 12 लाख इंटू 3% इंटू 1.2 इंटू 1.5, तो हुआ हमारा 172,800, 1,72,800। अब मेरे को एक बात बताओ, ये 54,000 हम माइनस कर पाएंगे क्या, बोलो 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 बोलो, है ना, बोलो बोलो। तो द आंसर इज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जब हमने 54,000 पे किया था तो हमने बताया नहीं था ये कि कौन से ऑफेंस के लिए, Q1 वाले के लिए, Q2 के लिए, हमने ये चीज स्पेसिफाई नहीं करी, हमने विड्रॉ कर लिया। सेकंड टाइम एप्लीकेशन फाइल करा तो ये 54,000 अपने माइनस नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमने फर्स्ट टाइम ही नहीं बताया था किसके लिए करा, प्लस सेकंड टाइम हमने कॉन्सोलिडेटेड एप्लीकेशन फाइल करा। तो हमेशा याद रखना, कॉन्सोलिडेटेड एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, प्लस सेम ईयर सेम ऑफेंस होना चाहिए, तो ही तुम सेट ऑफ कर पाओगे। यहां पे 54,000 दोस्तों सेट ऑफ नहीं होगा, यानी कितना पे करना पड़ेगा अपने को, 172,800 का हमें पेमेंट करना पड़ेगा। सही है ना, 20 लाख प्लस 12 लाख का 3% इंटू 1.2 इंटू 1.5, करेक्ट, डन। एम आई क्लियर। तो कंडीशन क्या बनी, अगर तुम्हें सेट ऑफ करना है, तो अगर तुम्हें सेट ऑफ करना है, तो सेट ऑफ अगर तुम्हें करना है तो कंडीशन हमारी बनेगी, सेट ऑफ के लिए, पार्शियल के लिए, पार्शियल के लिए कंडीशन क्या बनेगी, सेम ईयर प्लस सेम ऑफेंस प्लस स्पेसिफाइड होना चाहिए कि किसके लिए हमने पेमेंट करा। दूसरी चीज, कॉन्सोलिडेटेड नहीं होना चाहिए, कॉन्सोलिडेटेड एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, तो ही तुम सेट ऑफ कर पाओगे, अदरवाइज सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। अब हमने जो पढ़ा देखो, अब उसको रीड करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से हमें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले, ऑल ऑफेंसेस अंडर इनकम टैक्स आर कंपाउंडेबल,
एप्लीकेबल टू न्यू एप्लीकेशन एज वेल एज ऑल दी पेंडिंग एप्लीकेशन, पेंडिंग के लिए वापस से फाइल नहीं करा, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा न्यू में शिफ्ट हो जाएगा, नया फीस भी नहीं देना। फीस से ज्यादा है, कितना फीस है? 25,000 सिंगल एंड 50,000 कंपाउंड कॉन्सोलिडेटेड। कॉन्सोलिडेट कैसे कर सकते हैं? ईयर वाइज, क्वार्टरली वाइज या मल्टीपल सेक्शन वाइज भी कॉन्सोलिडेट कर सकते हैं, बट सारे टैक्सेस, पेनल्टी एंड इंटरेस्ट पे कर देना एंड अपील को विदड्रॉ कर लेना। कितनी बार कर सकते हैं अप्लाई? जितनी बार चाहो उतनी बार अप्लाई करो। अब अप्लाई करा, आप रिजेक्ट हो गया, रिजेक्शन रिजेक्शन एवरीवेयर, तो दो तरीके हो सकते हैं, मेरिट या अदर देन मेरिट। अगर मेरिट है तो भैया कुछ नहीं होगा, कोई रिफाइलिंग अलाउड नहीं है, गयो केस खत्म, खलास, ओवर। बट अगर क्यूरेबल डिफेक्ट यानी टेक्निकल रीजन की वजह से हुआ तो री एप्लीकेशन पॉसिबल है, लेकिन पैसा ही पैसा होगा, यानी अब एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगा। एक्स्ट्रा अपने क्या बोलेंगे, फीस नहीं बोल सकते यहाँ पे, एक्स्ट्रा क्या लगेगा? कंपाउंडिंग चार्जेस, एक्स्ट्रा कंपाउंडिंग चार्जेस लगेगा। फर्स्ट टाइम तो नॉर्मल है, उसके बाद 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 सो ऑन एंड सो फोर्थ लगेगा, ठीक है। आफ्टर 12 मंथ्स अगर तुम फाइल करोगे, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फर्क नहीं पड़ता, 1.5 का हमें हमेशा सरचार्ज लगेगा, मतलब लगेगा। कंपाउंडिंग चार्जेस मतलब क्या होता है? टैक्स, सेस एंड सरचार्ज, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं करना। हमारे क्वेश्चन के लिए मैं सिंप्लीफाई करने के लिए 3% ले लिया था, ताकि इजीली अपने कैलकुलेट कर पाए, कॉन्सेप्ट को समझ सके। अब कंपाउंडिंग हमें करना है सेक्शन वाइज देखना है, जैसे अभी एक एग्जांपल दिखाया था जो गाइडलाइन में आया था, उसमें देखो हमने सेक्शन वाइज सारी चीजें चेक करी थी। फिर जितनी भी पेंडिंग एप्लीकेशन है, चाहे तुमने पहले 2 बार, 3 बार, 4 बार कर रखी हो, फर्क नहीं पड़ता, न्यू वाले में वापस से जब अप्लाई करोगे सेम सेक्शन के लिए, तो वो क्या मानी जाएगी? वो मानी जाएगी सेकेंड एप्लीकेशन। ये पुरानी वाली सारी फर्स्ट बन जाएंगी एक साथ। where an application for an offense was either compounded or rejected other than merit under earlier guideline, and जब fresh फाइल करोगे under the same section, तो जितने भी प्रायर वाले वो सारे के सारे फर्स्ट एप्लीकेशन बन जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कंपाउंडिंग चार्जेस। एंड 12 मंथ्स के बाद करोगे तो 50% का सरचार्ज लगेगा ही लगेगा। अब बात करते हैं किल बिल पांडे के बारे में। सर किल बिल पांडे कौन है? सर किल बिल पांडे को तो हम लोग नहीं जानते। और पुष्पा वाले हो ना तुम लोग ओजी को नहीं समझोगे। लक्की द रेसर ओजी है, ओजी। अब मान लो चाहिए विजय माल्या वाले के लिए भैया, ठीक है लिफ्टिंग और कॉर्पोरेट वैल्यू को मस्त यूज करके राज शमानी के उसमें उसने बता दिया, ठीक है। मासूम लोग समझ नहीं पाए बोले वाले। अब यहां देखो, कंपनी मेन अक्यूज्ड है, कंपनी ने एक ऑफेंस कमिट किया, तो तुम्हें पता होगा कंपनी अकेले नहीं फंसती है, उसके साथ साथ जितने भी रिस्पॉन्सिबल लोग थे उस समय, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो भी है, सारे के सारे फंसते। तो मेन अक्यूज्ड हो गई कंपनी। अब डायरेक्टर को क्या बोलेंगे हम? को अक्यूज्ड। तो कंपनी हो गई मेन अक्यूज्ड, डायरेक्टर हो गई को अक्यूज्ड। अब मान लो अगर मेन अक्यूज ने कंपाउंडिंग फीस पे कर दिया तो डायरेक्टर भी बच जाएगा, नहीं को अक्यूज भी बच जाएगा, इसको भी जेल नहीं जाना, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। बट को अक्यूज ने अगर कंपाउंडिंग चार्जेस पे कर दिया तो फिर क्या होगा? तो ये देखो, को अक्यूज भी अप्लाई कर सकता है फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस सेपरेटली या कॉन्जॉइंटली, या तो इसके साथ मिलके, या तो डायरेक्टर अपना अलग से भी फाइल करता है, हमको भैया जेल नहीं जाना। वंस एनी ऑफ, या तो मेन या तो को अक्यूज कंपाउंडिंग चार्जेस पे कर देता है, तो ऑफेंस इज डीम टू बी कंपाउंडेड फॉर ऑल, मेन के लिए भी एंड को के लिए भी, दोनों के लिए कंपाउंडिंग हो जाएगी। को अक्यूज मस्ट फाइल सेपरेट एप्लीकेशन बट नो एक्स्ट्रा चार्जेस अप्लाई। तो मान लो अगर मेन अक्यूज ने फाइल करा, को वापस से करना चाहता है, तो वापस से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, कंपाउंडिंग चार्ज एक ही बार देना है, या तो मेन देगा या तो को देगा या दोनों मिल के देंगे। मान लो अगर एग्जाम्पल के लिए कंपाउंडिंग चार्जेस आया 10 लाख रुपए, तो ये 10 लाख रुपए या तो कंपनी सेल्फ दे दे, या तो को अक्यूज यानी डायरेक्टर दे दे, और या तो कंपनी प्लस डायरेक्टर मान लो 5 लाख करके 10 लाख दे दे। बट देना 10 ही लाख है, ऐसा नहीं है कि उस अक्यूज को 10 देना है एंड को अक्यूज को 10 देना है, नहीं, दोनों को मिला के 10 देना है। अब चाहे एक जन दो, चाहे दो जन दो, चाहे दोनों मिला के दो, एज द केस में भी, बट जाएगा 10 लाख रुपया। आशा कर दो सिंपल सा पॉइंट है, क्लैरिटी आ गई होगी। तो को अक्यूज के केस में को अक्यूज भी अप्लाई कर सकता है, मेन भी अप्लाई कर सकता है, दोनों में से जिसने भी कंपाउंडिंग चार्जेस पे कर दिया सबके लिए कंपाउंडिंग हो जाएगी, यानी कोई भी जेल नहीं जाने वाला, बिकॉज ऑफेंस तो सेम है ना, ऑफेंस तो सिमिलर है, उसमें पकड़े दो लोग गए। अब को अक्यूज चाहे तो सेपरेटली फाइल कर सकता है, बट उसके लिए उसको अलग से कंपाउंडिंग चार्जेस देने की कोई भी जरूरत नहीं। आशा करता हूं ये पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ओके।
और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन करना, हर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, तभी तो समझ में आएगा ना हमें। मेसर एमटी प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी, फेल्ड टू डिपॉजिट टीडीएस ऑफ 12 lakhs फॉर Q3। प्रोसिक्यूशन अंडर 276B वॉज लॉन्च्ड कंपनी के लिए, मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए एंड फाइनेंस मैनेजर के लिए। दे फाइल, एक सेकेंड, दे फाइल अ ज्वाइंट कंपाउंडिंग एप्लीकेशन अंडर रिवाइज गाइडलाइन 20th November 2024। अदर डिटेल, नो प्रीवियस कंपाउंडिंग एप्लीकेशन, बेस रेट इज 3%। हमें चूज द करेक्ट ऑप्शन करना है, लेट्स सी। क्या ईच को अक्यूज मस्ट पे 36,000 सेपरेटली इन एडिशन टू द कंपनी? क्या हर एक को अक्यूज को यानी विक्रम एंड साहिल इन लोग को भी पे करना है? द आंसर इज नो, एक ही बार जाएगा 36,000, चाहे कोई भी दे। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सिंस इट्स अ जॉइंट एप्लीकेशन, द ऑर्डर विल बी पास्ड ओनली इन द नेम ऑफ कंपनी। नहीं, ऑर्डर तीनों के नाम पे आएगा कि तीनों को रिहा किया जाता है। पेमेंट बाय द कंपनी इज सफिशिएंट, द ऑफेंस विल बी डीम्ड टू बी कंपाउंडेड फॉर ऑल द अक्यूज्ड। यस, दिस इज करेक्ट। अगर कंपनी पे कर देता है, सफिशिएंट है, सबके लिए कंपाउंडिंग मान ली जाएगी। मिस्टर विक्रम मस्ट फाइल अ सेपरेट एप्लीकेशन एंड पे चार्जेस इवन इफ एमडी एंड कंपनी आर कवर्ड। सो द आंसर इज नो। एक जन भी पे कर दिया, कोई भी एक जन पे कर देगा तो सबके लिए कंपाउंडिंग हो जाएगा, चाहे विक्रम पे कर दे, चाहे साहिल पे कर दे, चाहे कंपनी पे कर दे, अलग से नहीं करने की जरूरत है। अच्छा कर दो, इस क्वेश्चन से अच्छी क्लैरिटी मिल गई होगी। अब एक और करते हैं। केडी लिमिटेड, अ कंपनी, फेल्ड टू डिपॉजिट टीडीएस ऑफ 15 lakhs फॉर Q4 and was prosecuted under 276B. Mr. Rajiv, Miss Tanya, company and Mr. Rajiv jointly filed a compounding application on October 2023, which was rejected on merit. ध्यान से देखो, rejected on merit. Later, Miss Tanya alone filed a fresh compounding application for the same offense under revised guideline. बताओ कर पाएगी मिस तानिया? लॉजिकली सोचना, ठीक है, थोड़ा लॉ को दिमाग में रख के। सेम ऑफेंस है, पहले कंपनी गई, रिजेक्ट हो गया, अब तानिया पीछे से गई, बोली सर मेरा एक्सेप्ट कर लीजिए, मेरे को जेल नहीं जाना। तो अब होगा क्या? द आंसर इज नो, बिकॉज रिजेक्टेड ऑन मेरिट है। अब चाहे कंपनी ने अप्लाई करा हो, चाहे राजीव ने अप्लाई करा हो, अगर रिजेक्टेड ऑन मेरिट हो गया तो री एप्लीकेशन कोई नहीं कर पाएगा, ना मेन अक्यूज्ड कर पाएगा, ना को अक्यूज्ड कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा अगर रिजेक्टेड ऑन मेरिट है। अगर रिजेक्टेड ऑन मेरिट हो गया तो केस क्लोज, खत्म, खलास, ओवर, आगे रास्ता ही नहीं है। तुम कहां जा रहे हो मेरे भाई, कोई जगह ही नहीं है जाने की। ओके, तो मिस तानिया एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड एज शी डिड नॉट, ना 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 ना, ये नहीं है रीजन क्या होगा? मिस तानिया कैन नॉट फाइल अ फ्रेश एप्लीकेशन वंस कंपनी एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड ऑन मेरिट, वापस से फाइल नहीं। अब आओ कुछ टाइमलाइंस देख लेते हैं, ठीक है। ये पूरी समरी है ना, जितना भी 30 पेज 20 पेज का है ना, सब कुछ समराइज 4 पेज में मैंने कवर कर दिया, अलॉन्ग विद क्वेश्चन आंसर सेपरेटली हमने कर लिया। अब कुछ टाइमलाइन देखते हैं। अगर उनको रिजेक्ट करना होगा तो वो 2 मंथ्स के अंदर रिजेक्ट करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन रिसिप्ट। जिस दिन एप्लीकेशन आया वहां से 2 मंथ्स के अंदर अगर उनको रिजेक्ट करना होगा तो करेंगे। रिजेक्ट करने से पहले OOBH ऑब्वियसली प्रोवाइड करेंगे। अब जैसे ही कंपाउंडिंग ऑर्डर वो पास करेंगे तो कंपाउंडिंग चार्जेस के लिए वो हमें इंटीमेट कर देंगे 2 मंथ्स के अंदर, यानी ऑर्डर हमारा 2 मंथ के अंदर आ जाएगा। जैसे ही हमारे पास इंटीमेशन आएगा 2 मंथ के अंदर, वहां से 1 मंथ के अंदर हमें पेमेंट करना है। अब ये 1 मंथ एक्सटेंड हो सकता है अप टू 6 मंथ्स बाई कंपिटेंट ऑथोरिटी। 6 से 12 महीना का अगर एक्सटेंशन चाहिए, 6 से ज्यादा 12 महीना तक का एक्सटेंशन चाहिए तो PCCIT यानी एकदम हाईएस्ट ऑथोरिटी के पास चले जाओ। 12 से 24 महीना का चाहिए तो भैया एकदम ही टॉप लेवल 116 वाला CBDT के पास जाओ। किसके पास जाना पड़ेगा? CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के पास जाओ। और अगर बियॉन्ड 24 मंथ्स है डिले कंपाउंडिंग चार्जेस देने में तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा एंड प्रोसिक्यूशन कंटिन्यू हो जाएगा। तो क्या देखा हमने टाइमलाइन? अगर उनको रिजेक्ट करना होगा तो 2 मंथ्स के अंदर रिजेक्ट कर देंगे फ्रॉम फाइलिंग। अगर ऑर्डर पास करेंगे तो वो भी 2 मंथ्स के अंदर करेंगे, ऑर्डर पास कंपाउंडिंग चार्जेस बता देंगे। वहां से 1 मंथ के अंदर कंपाउंडिंग चार्जेस पे कर देना। अगर नहीं पे करोगे तो 6 मंथ्स का एक्सटेंशन ले सकते हो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी से। 6 से 12 मंथ्स का यानी 7 मंथ का एक्सटेंशन चाहिए, 8 मंथ का यानी 12 मंथ्स तक का एक्सटेंशन चाहिए तो भैया हाईएस्ट बॉस के पास जाओ, दैट इज PCCIT, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स।
और 12 मंथ से ज्यादा एंड 24 मंथ तक का चाहिए एक्सटेंशन पेमेंट के लिए, तो भैया फिर सीबीडीटी के पास जाके गुहार लगाओ, सीबीडीटी अलाउ कर देगी तो वेल एंड गुड। और अगर 24 मंथ्स के बाद डिले कर रहे हो पेमेंट करने में, तो भैया फिर एप्लीकेशन हो जाएगा रिजेक्ट और प्रोसिक्यूशन हो जाएगा कंटिन्यू। एप्लीकेशन क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर। डन 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 डन। डेट्स लर्न कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमने सुना ना डिफेक्टिव एप्लीकेशन, क्यूरेबल वगैरह, तो जो क्यूरेबल, अगर कोई एप्लीकेशन में क्यूरेबल डिफेक्ट्स होता है तो उसको तुम 1 मंथ के अंदर ऑफ डिफेक्ट नोटिस रेक्टिफाई कर सकते हो, डिफेक्टिव एप्लीकेशन वापस से फाइल कर पाओगे, अलाउड टू क्योर विद इन 1 मंथ ऑफ द डिफेक्टिव नोटिस। अब क्योरेबल डिफेक्ट मतलब क्या होता है, कुछ एग्जांपल देख लो। कोई इनकरेक्ट फॉर्मेट तुमने यूज कर लिया, इनकरेक्ट असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर या सेक्शन नंबर मेंशन कर दिया, नॉन पेमेंट या शॉर्ट पेमेंट ऑफ कंपाउंडिंग फीस कर दिया, आउटस्टैंडिंग डिमांड क्लियर नहीं करा, या नॉन सबमिशन ऑफ अंडरटेकिंग टू विड्रॉ फ्रॉम अपील, ये नहीं करा। ये सब कुछ क्योरेबल डिफेक्ट्स है। इसके बेसिस पे अगर रिजेक्ट होता है, वापस से अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, री एप्लीकेशन, बट क्या हो जाएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे हो जाएगा। तो इनकरेक्ट फॉर्मेट ले लिया, इनकरेक्ट असेसमेंट या फाइनेंशियल या सेक्शन नंबर दे दिया, नॉन पेमेंट शॉर्ट पेमेंट कर दिया, आउटस्टैंडिंग डिमांड क्लियर नहीं करा, या नॉन सबमिशन ऑफ अंडरटेकिंग टू विड्रॉ द अपील। मैंने कहा था ना, अपील विड्रॉ करना तो उसका अंडरटेकिंग तुम्हें देना पड़ेगा। नेक्स्ट है कुछ, स्पेशल अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फ्रॉम सीबीडीटी चेयरमैन इफ applicant has been convicted for 2 years or more involvement in anti-terrorism, anti-national activity, shell company, fake invoices, money laundering, बेनामी या ब्लैक मनी एक्ट ऑफेंसेस। तो इसके लिए स्पेशल सीबीडीटी का अप्रूवल चाहिए, ऐसे कंपाउंडिंग नहीं हो जाएगा, बिकॉज ये बड़ी बड़ी चीजें हैं, टेररिज्म, एंटी नेशनल एक्टिविटी, शेल कंपनी, फेक इनवॉइसेस, मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, ब्लैक मनी एक्ट, अगर ये सब में तुम्हारा ऑफेंसेज है, इस सब में भी ऑफेंसेज है इंक्लूडिंग इनकम टैक्स वाला, तो फिर भैया सीबीडीटी का अप्रूवल चाहिए। और या तो, अच्छा ये ऐसे होगा 1, और या तो एप्लीकेशन हैज बीन कन्विक्टेड फॉर 2 years और मोर, तो फिर भैया सीबीडीटी का अप्रूवल लो, उसके बाद कंपाउंडिंग करना। कंपाउंडिंग कर सकते हो बट सीबीडीटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्या सर मैं कंपाउंडिंग नहीं कर पाऊंगा, क्या कंपाउंडिंग कर पाओगे बट सीबीडीटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। आप फटाफट रीड कर लेते हैं, नोट से भी इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में तो नोट से ही लिखना है अपने को। चिंग 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 चिंग। कंपाउंडिंग क्या होता है दोस्तों, पढ़ लिया, सारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गए, अब सिर्फ रीडिंग करनी है। कंपाउंडिंग इज अ लीगल रेमेडी वेयर अक्यूज्ड या डिफॉल्टर कैन अवॉइड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन बाय पेइंग प्रिस्क्राइब्ड कंपाउंडिंग चार्जेस एंड सैटिस्फाइंग प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन। इट ऑफर्स एन ऑल्टरनेटिव टू लिटिगेशन एंड इनेबल द टैक्सपेयर टू रिजॉल्व प्रोसीडिंग वगैरह वगैरह। सेक्शन 279 प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल डीजी एंड डीजी को पावर देता है टू कंपाउंड एन ऑफेंस आइदर बिफोर और आफ्टर इनिशिएशन ऑफ प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग, यानी कभी भी कंपाउंडिंग करवा सकते हो तुम जाके। अब कुछ रिवाइज गाइडलाइन आई है। रिवाइज गाइडलाइन कब से है, 17 अक्टूबर 2024 से आई है। दिस इज एप्लीकेबल टू दी ऑल द एप्लीकेशन दैट हैज बीन फाइल्ड आफ्टर 17 अक्टूबर 2024 ऑन और आफ्टर, प्लस जितने भी पेंडिंग है एज ऑन 17 अक्टूबर। री एप्लीकेशन अलाउड है ओनली फॉर रिजेक्शन बेस्ड ऑन क्यूरेबल डिफेक्ट, यानी अगर मेरिट पे रिजेक्ट हुआ तो री अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एप्लीकेशन अर्लियर रिजेक्टेड ऑन मेरिट आर नॉट एलिजिबल फॉर रिकंसिडरेशन। Application may be filed at any stage after offense is committed, whether or not prosecution proceeding have begun or not. कभी भी फाइल कर सकते हो। It is a mechanism to settle offense by paying prescribed sum. और all offenses under income tax compoundable? Yes. अब revised guideline में सारे offenses compoundable है। Do revised guideline apply to pending application? Yes. And तुमको fresh application भी फाइल नहीं करना, fresh फीस भी नहीं देना है। इस फ्रेश एप्लीकेशन ऑफ फीस रिक्वायर्ड फॉर पेंडिंग एप्लीकेशन? नो, कोई भी फ्रेश फीस नहीं देना, कोई भी फ्रेश एप्लीकेशन नहीं करना। कैन फ्रेश एप्लीकेशन बी फाइल्ड इफ अर्लियर एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड ड्यू टू क्यूरेबल डिफेक्ट? यस, एंड ये सेकंड टाइम बनाया जाएगा। ओके, यस, कर सकते हैं अपने सेकंड टाइम या जैसे भी होगा, एज द केस में बी। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट क्यूरेबल डिफेक्ट? तो ये कुछ एग्जांपल है, इनकरेक्ट फॉर्मेट, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, सेक्शन गलत दे दिया, नॉन पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट, डिमांड वगैरह, अंडरटेकिंग वगैरह नहीं दिया। ये सारे एग्जांपल हमने अभी ऑलरेडी देख लिया। कैन केसेस अर्लियर रिजेक्टेड ऑन मेरिट बी रिकंसिडर्ड? नहीं, बिल्कुल भी रिकंसिडर नहीं किए जा सकते। कैन एप्लीकेशन रिजेक्टेड अर्लियर ड्यू टू कन्विक्शन टू बी रीफाइल्ड? यस, कन्विक्शन की वजह से हुआ, यानी अदर देन मेरिट का केस है तो रीफाइलिंग इज पॉसिबल। देखा, हम सिर्फ ये वाला साइड रीड कर रहे हैं, ये वाले का आंसर हम ऑटोमेटिकली कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, किसके पास फाइल करना है? तो जुडिस्डिक्शनल, पीसीसीआईटी, सीआईटी, पीडीजीआईटी, डीजीआईटी एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये लोग, इनके पास तुम्हें फाइल करना पड़ेगा।
Application may be made for one financial year or quarter या multiple financial year or quarter via consolidated application. A consolidated application may also be filed for multiple previously rejected application if rejected earlier guideline and not on merit. Merit पे होगा तो फिर नहीं होगा, अदरवाइज तुम एक साथ consolidate करके कर पाओगे. विड्रॉल एंड रीफाइलिंग, क्या विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन याद रखना फिर भैया फीस वापस नहीं मिलेगा. Applicant may withdraw earlier application and file a fresh one. Such application is treated as subsequent application, attracting higher compounding charges. Already कर लिया क्वेश्चन हमने इससे रिलेटेड. Can a person file a compounding application for selected offenses? Yes. जरूरी नहीं कि तुमने जितने ऑफेंसेस करे सबके लिए कंपाउंडिंग करो. तुमको लगता है कुछ कुछ केसेस तुम जीत जाओगे तो उसके लिए कंपाउंडिंग में मत जाओ, क्योंकि तुम्हें लगता है तुमने गलती नहीं करी है. अदरवाइज यस, तुम सेपरेटली भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो. बट एप्लीकेशन कैन नॉट बी रिजेक्टेड मेयरली फॉर एक्सक्लूडिंग सर्टेन ऑफेंसेस. तुमने 10 ऑफेंस कमिट करे, तुमने 4 के लिए अप्लाई करा तो वो रिजेक्ट नहीं होगा. ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे भाई बाकी 6 के लिए क्यों नहीं करा, तो डिपार्टमेंट ये बात नहीं बोल सकता है. एनी कैप ऑन नंबर ऑफ एप्लीकेशन, कोई भी फिक्स्ड नहीं है, बट अगर हैबिचुअल ऑफेंडर हो तो भैया गियो, फिर तो नहीं हो पाएगा. फीस कितना है, सिंगल के लिए 25, कॉन्सोलिडेटेड के लिए 50,000. एडजस्ट कर सकते ओनली अगेंस्ट कंपाउंडिंग चार्जेस फॉर सेम एप्लीकेशन. रिजेक्ट हो गया तो भैया नॉन रिफंडेबल एंड नॉट एडजस्टेबल. टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे करना पड़ेगा बिफोर फाइलिंग द एप्लीकेशन. एसएससी मस्ट पे ऑल आउटस्टैंडिंग ड्यूज. इफ ड्यूरिंग वेरिफिकेशन फर्दर डिमांड अराइज, तो एप्लीकेंट को वो फर्दर डिमांड भी पे करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर ऑफ इंटीमेशन और विद इन अ पीरियड अप टू 3 months एज अलाउड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी. ये पॉइंट नहीं है नोट में, इसको भी तुम उसी में लिख लेना. सम अपने जो हैंड रिटन नोट्स बनाए उसी में कवर हो जाएगा, सेपरेटली इधर आने की जरूरत नहीं है. SSC must agree to withdraw all appeal related to the offense being compounded. If appeal has mixed ground, only ground related to compounding of offense need to be withdrawn. Multiple grounds पे अपील फाइल करी थी multiple offenses में, जिसके लिए कंपाउंडिंग में आ रहे हो वो वाले सिर्फ ग्राउंड का अपील को विड्रॉ कर लेना, पूरा करने की जरूरत नहीं है. विड्रॉल नीडेड बिफोर फाइलिंग, नो. फाइलिंग के पहले सिर्फ और सिर्फ तुमको अंडरटेकिंग देना है कि तुम विड्रॉ कर लोगे. विड्रॉल मस्ट डन वंस कंपाउंडिंग इज अलाउड. जब कंपाउंडिंग हो जाएगा तब करना है. पहले क्या तुमको सिर्फ लिखित में देना है कि अगर डिपार्टमेंट मेरा ये ऑफेंस कंपाउंड करता है तो इस ऑफेंस को हम विड्रॉ कर लेंगे. इस अपील को, इस अपील से, इस ऑफेंस से जो अपील है उसको हम विड्रॉ कर लेंगे. एंड अगर कंपाउंडिंग हो जाता है तो विड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं होता है तो फिर मत विड्रॉ करना, एज द केस में भी. या 10 बेस डिफॉल्ट को अपने कॉन्सोलिडेट कर सकते हैं. इन केस ऑफ डिफॉल्ट अंडर 276B एंड डबल बी, एप्लीकेशन शुड कवर ऑल ऑफेंसेस अंडर सेम 10 फॉर द एप्लीकेबल पीरियड. टोटल डिफॉल्ट शैल बी कंबाइंड ऑल TDS एंड TCS स्टेटमेंट फॉर द सेम क्वार्टर. अब सेम क्वार्टर में जितने भी ऑफेंस करे सब एक साथ दे देना, वो सिंगल ही माना जाएगा, कॉन्सोलिडेटेड नहीं. जब मल्टीपल क्वार्टर को एक साथ दोगे तो वो कॉन्सोलिडेटेड माना जाएगा. एग्जाम्पल के लिए अप्रैल, मई, जून, यहां ऑफेंस, यहां ऑफेंस, यहां ऑफेंस, इसका एक साथ फाइल करोगे सिंगल एप्लीकेशन माना जाएगा. एंड तुमने जुलाई, अगस्त और सितंबर में भी ऑफेंस करा, एक एक एक. अब ये 6 एक साथ करोगे तब ये कॉन्सोलिडेटेड माना जाएगा, बिकॉज क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2 को हमने कंबाइन कर दिया. एम आई क्लियर? ओके. अगर कोई डिफेक्टिव एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन नॉट फुलफिलिंग प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन और कंटेनिंग क्यूरेबल डिफेक्ट सच एज नॉन पेमेंट इनकरेक्ट वगैरह ये सब है, तो उसको डिफेक्टिव बोला जाएगा. तुम्हें 1 month का समय दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन, तुम उसको रेक्टिफाई कर दो. एप्लीकेशन विल बी रिटर्न टू एप्लीकेंट इफ नॉट क्योर्ड विद इन टाइम. एनी एप्लीकेशन फाइल लेटर विल बी ट्रीटेड एज सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन एंड विल अट्रैक्ट फ्रेश एप्लीकेशन चार्जेस. यानी 1 महीने का पहले समय देगा, रेक्टिफाई कर दिया तो कुछ रिजेक्ट नहीं होगा, वही वाला कंटिन्यू होगा और उसी को ही जितना भी नंबर होगा उसका, मान लो सेकंड है तो सेकंड ही माना जाएगा. बट अगर 1 महीने के अंदर रेक्टिफाई नहीं करा तो पूरी तरह से रिजेक्ट हो जाएगा. वापस जब अप्लाई करोगे तो थर्ड हो जाएगा, वो थर्ड नंबर हो जाएगा एप्लीकेशन. समझा? Offense requiring prior approval of CBDT chairman for compounding, where applicant has been convicted with imprisonment 2 years or more, where applicant has been convicted under any other law for 2 years or more, ये income tax है और ये any other law है. Where applicant is found based on the input from central and state investigation कि एंटी नेशनल टेररिस्ट एक्टिविटी वगैरह में इन्वॉल्व है, या एप्लीकेंट इन्वॉल्व इन टैक्स स्कीम इवेजन, इसकी सॉरी पानी पी लिया जाए, पानी पीने का समय, तुम भी पी लो, पी लो, पी लो, पी लो दोस्तों.
अगर एप्लीकेंट ने टैक्स का इवेजन करा है यूजिंग शेल और डमी एंटिटीज, creation of bogus invoice without actual businesses, providing accommodation entries, laundering of money या any other similar agreement under 277A, या ऑफेंस ब्लैक मनी या बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट में फंस जाता है, या 275A 275B या ईडी एंड सीबीआई का ऑफेंस है इन्वॉल्विंग ईडी एंड सीबीआईसी नहीं सॉरी सीबीआई, तो उस सिनेरियो में तुम्हें अब प्रायर अप्रूवल लगेगा सीबीडीटी का चेयरमैन का। इसको कैजुअली रीड कर लेना, इससे क्वेश्चन वो एमसीक्यू बना सकते हैं। ठीक है, फिर ऑथोरिटी कंपीटेंट टू कंपाउंड एन ऑफेंस, कौन कंपाउंड कर सकता है? तो जुडिस्ट्रिक्शनल प्रिंसिपल सीसीआईटी, सीआईटी, पीडीजीआईटी, डीजीआईटी ये लोग कंपाउंड कर सकता है। इफ ऑफेंस रिलेटेड टू टीडीएस एंड टीसीएस डिफॉल्ट फॉर बोथ द रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, जुडिस्ट्रिक्शन डिफर करेगा। देन अगर पेयर एंड पे का जुडिस्ट्रिक्शन डिफर करे, द ऑथोरिटी वेयर द एप्लीकेशन इज फाइल्ड बिकम द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। If multiple applications are filed in different jurisdiction, then authority with higher TDS default become competent authority। सब नॉर्मल प्रोसीजरल पार्ट है, रीड करना बस। नेक्स्ट, कंपाउंडिंग प्रोसीजर। कंपीटेंट ऑथोरिटी ऑब्टेन करता है रिपोर्ट फ्रॉम असेसिंग ऑफिसर, डेप्यूटी एंड असिस्टेंट डायरेक्टर थ्रू प्रॉपर चैनल डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द केस। इफ एप्लीकेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल, अ स्पीकिंग ऑर्डर शुड बी पास। कितने हमने टाइमलाइन का हमने ऑलरेडी बना दिया दोस्तों, शॉर्ट तो उसे आप पढ़ लेना। 2 months के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड। इफ एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेबल तो कंपाउंडिंग चार्जेस भी 2 months के अंदर बता देंगे फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। कंपाउंडिंग चार्जेस 1 month के अंदर पे करना है फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ अपॉन द इंटीमेशन। अप टू 6 months का एक्सटेंशन चाहिए पेमेंट में, कंपिटेंट अथॉरिटी से ले लो। 6 से 12 चाहिए पीसीसीआईटी का ले लो। 12 से 24 चाहिए चेयरमैन का ले लो। 24 से ज्यादा चाहिए तो मिलेगा ही नहीं, रिजेक्ट हो जाएगा, अब फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। A fresh application may be filed for the same particular, no extension beyond 24 months. If compounding charges are not paid within the time allowed, application will be rejected and prosecution will be initiated। सर हमने तो छोटे से चार्ट बनाया था, उसमें तो सब कुछ कवर हो गया। पहली बात क्या लगता है तुमको मयंक, कि तुम क्या समझो भाई सर को, तुम क्या समझो? In case of ongoing prosecution, acceptance rejection order to be notified to the court through prosecution counsel। कंपाउंडिंग ऑर्डर टू बी पास विद इन 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच पेमेंट वॉज मेड। जैसे ही पेमेंट कर दोगे 1 month के अंदर कंपाउंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। इसको टाइमलाइन में ऐड कर देना, ये टाइमलाइन में नहीं होगा, इसको ऐड कर देंगे तो पूरा टाइमलाइन कंप्लीट हो जाएगा। इफ पेनल्टी प्रोसीडिंग रिलेटेड टू ऑफेंस स्टिल पेंडिंग, दे मस्ट बी कंक्लूडेड फर्स्ट एंड रिजल्टिंग डिमांड मस्ट बी रिकवर्ड बिफोर इशूइंग कंपाउंडिंग ऑर्डर। कंपाउंडिंग चार्जेस अलग होता है, टैक्स इंटरेस्ट फीस पेनल्टी तो देना ही पड़ेगा, तो पहले उसको खत्म करो, टैक्स इंटरेस्ट फीस पेनल्टी कैलकुलेट करो, वो लो उससे, प्लस कंपाउंडिंग चार्जेस लो, तब हम उसको जेल नहीं भेजेंगे। अच्छा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से, कंपाउंडिंग मतलब ये नहीं होता है कि यू हैव एक्सेप्टेड योर ऑफेंस। पहले क्या होता था ना, बहुत दिक्कत होती थी। पहले दिक्कत ऐसे हो जाती थी कि अगर कंपाउंडिंग चार्जेस पे कर दिया तो इसका ये मतलब होता है कि तुम एक्सेप्ट कर जाओ कि तुमने गलती करी है एंड तुम उसके लिए पैसा दे रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम पैसा इसलिए दे रहे चूंकि हम लिटिगेशन को आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहते, यानी आई एम नॉट गिल्टी, मैं गिल्टी नहीं हूं। तो ऐसा एक चीज उसमें लिखा होगा, क्या लिखा होगा? This compounding order is intended to resolve all the offences under 279(2) of the Act and should not be construed as admission of offence by the applicant। एप्लीकेंट ने गलती एक्सेप्ट नहीं करी है, वो सिर्फ पैसा दे के इस झंझट से छुटकारा पाना चाहता है, टू बी मोर प्रिसाइज, वगैरह वगैरह। ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। नो इंटरेस्ट और एडिशनल चार्जेस अप्लाइज ऑन एक्सटेंशन। जब एक्सटेंशन मिलेगा ना 6 से 12, 12 से 24 वाला, तो उसमें कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट करने की जरूरत नहीं, कंपाउंडिंग चार्जेस दे देना बस। नो एडिशनल कंपाउंडिंग चार्जेस अंडर ओल्ड रूल, चार्जेस टू डिटरमाइन एज पर रिवाइज गाइडलाइन। अगर जो भी प्रीवियस केसेस है उसके लिए जो भी चार्जेस होगा एज पर न्यू डिसाइड करना। कंपाउंडिंग चार्जेस कितना होगा? फॉर कैलकुलेटिंग कंपाउंडिंग चार्जेस, टैक्स क्या इंक्लूड करेगा? बेसिक टैक्स, सरचार्ज एंड सेस। अपने को इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं करना। इससे क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू। इसका मैंने बनाया नहीं क्वेश्चन, ये नॉर्मल सा पॉइंट है, लेकिन उसको भूलना नहीं, यहां लिख लो एमसीक्यू। The first ever application or consolidated application filed by a person will be treated as first compounding. Charges will be computed afresh for offences disclosed in the application. All application filed before 17 October, whether compounded, pending or rejected, will collectively called as first application. This avoid retrospective penalty escalation। देखो जो जो पढ़ा वो यहाँ पे लिख दिया ताकि तुमको रिवीजन में हेल्प करे, बार बार वीडियो थोड़ी देखते बैठोगे।
एनी कंपाउंडिंग एप्लीकेशन फाइल्ड आफ्टर फर्स्ट वन इज ट्रीटेड एज सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन, सेकंड के लिए 1.2, थर्ड के लिए 1.4, फोर्थ के लिए 1.6 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, 0.2 करके बढ़ता चला जाएगा. इफ सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन इंक्लूड ओल्ड ऑफेंस सेम टाइप एज अर्लियर, हायर मल्टीप्लायर विल अप्लाई. न्यू ऑफेंस नॉट प्रीवियसली डिस्क्लोज, बेस रेट. इससे रिलेटेड एग्जांपल हमने नीचे अभी कर लिया था. अगर 12 मंथ्स के बाद करोगे तो 50% इंक्रीज कर देंगे. If application was already pending as on 17th October, then new guideline apply, but date of original filing will be considered for rate calculation. ये क्यों दिया? 12 महीना के लिए. 12 महीना कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? जब ओरिजिनल फाइल करा था वहां वाला. अगर पेंडिंग है तब, रिजेक्ट हुआ तब नहीं, पेंडिंग वाले केस में. If partial compounding charges were paid for any year in previously withdrawn application, such payment can only be adjusted for the same year and same offense in the new consolidated application. No cross adjustment allowed. ये हमने ऑलरेडी कर लिया. सर ये वाला नहीं समझ में आया, ये वाला नहीं समझ में आया. अब मान लो हमने क्या एप्लीकेशन फाइल करा था 20 अक्टूबर 2023 को, अब ये पेंडिंग है 17 अक्टूबर 2023 को, 24 को. ये पेंडिंग है 17 अक्टूबर 2025, 24 को, 17 अक्टूबर 2024 को ये पेंडिंग है. तो डेट ऑफ फाइलिंग क्या मानेंगे? 17 अक्टूबर या 20 अक्टूबर 2023. तो हम मानेंगे मेरे बर्थडे वाला दिन 20 अक्टूबर 2023. डेट ऑफ एप्लीकेशन ये बनेगा हमारा डेट ऑफ एप्लीकेशन. पेंडिंग है ना इसलिए. बट मान लो 20 अक्टूबर 23 को हमने फाइल करा, 22 को ही रिजेक्ट हो गया. अब हमने फ्रेश फाइल करा 17 अक्टूबर को ही फाइल करा मान लो, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा? पहली बात तो ये सेकेंड एप्लीकेशन बनेगा एंड डेट ऑफ फाइलिंग क्या बनेगा? 17 अक्टूबर. आशा करता हूं क्लैरिटी आ गई होगी. नेक्स्ट एग्जांपल, अ पर्सन फाइल कंपाउंडिंग एप्लीकेशन अंडर अर्लियर गाइडलाइन, 2 of which were rejected on account of curable defect, 2 were compounded, 3 were pending as on issuance of this guideline. नो एक्शन इज पेंडिंग. एप्लीकेशन के लिए कोई एक्शन नहीं लेना, वो ऑटोमेटिकली न्यू में कन्वर्ट हो जाएगा. द पेंडिंग 3 विल बी ट्रीटेड एज फर्स्ट एप्लीकेशन. अब फ्रेश कॉन्सोलिडेटेड एप्लीकेशन तुम फाइल कर सकते हो जितने भी रिजेक्टेड हुए उनके लिए. अब ये सेकेंड टाइम बन जाएगा तो इस पर 1.2 का रेट लगेगा. If subsequent application includes an offense which has been included in earlier application, it shall be liable for higher rate 1.2, 1.4, 1.6, so on and so forth. ये हमने ऑलरेडी कर लिया. 12 months ये वाला भी हमने कर लिया, एक्सटेंशन वाला भी हमने कर लिया. For pending application as on 17th October will be treated as fresh application. Charges redetermined under revised rule. Earlier higher rate for old guideline will not apply. ये पहले हायर रेट लगता था ओल्ड लाइन, वो नहीं लगेगा. नए के हिसाब से सब कुछ होगा, पुराने के हिसाब से कुछ भी नहीं. एकदम सिंपल. अब को अक्यूज की बात करें तो को अक्यूज सिर्फ 2 केस में होता है, कंपनी एंड एचयूएफ. अप्लाइज वेयर ऑफेंस इज कमिटेड बाय कंपनी या एचयूएफ. बोथ मेन अक्यूज एंड को अक्यूज में अप्लाई सेपरेटली या कॉन्जॉइंटली फॉर द कंपाउंडिंग, और एक जन में भी दे दिया तो सबके लिए माना जाएगा. वंस कंपाउंडिंग चार्जेस आर पेड बाय एनी ऑफ द एप्लीकेंट, offense is deemed to be compounded for all the main and co-accused persons. सबके लिए compounding हो जाएगी. Okay. In case liability of company for an offense is committed prior to commencement of corporate insolvency resolution process, case ceases due to इतना prosecution shall still continue against co-accused who can independently apply and pay compounding charges. मतलब अगर IBC में चला गया, corporate insolvency resolution में चला गया, बट co-accused के ऊपर अभी भी केसेस चल रहे हैं, तो co-accused को सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा एप्लीकेशन के लिए, कंपाउंडिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा. If earlier application was rejected because main accused did not apply, they may now reapply and it will be treated as subsequent application except if earlier was rejected on merit. Merit है तो फिर कर ही नहीं सकते. तानिया वाला एग्जाम्पल जो हमने करा. All pending application under old guideline are treated as first application. No fresh needed. Already same point here. No separate compounding charges for co-accused. Only one charge. एक जन ने भी पे करा तो सबने पे कर दिया. Only may accused or co-accused can file. Third party cannot file the application. कोई unrelated person नहीं कर सकता है, तो डायरेक्टर करेगा या तो जो जितने भी रिलेटेड co-accused है वही करेंगे, और कोई नहीं कर सकता. ऐसा नहीं है कि कोई और फलाना आके आदमी करके जा रहा है, नहीं. सिर्फ यही या तो मेन या तो को थर्ड पर्सन नहीं कर सकता. Co-accused cannot furnish appeal withdrawal undertaking on behalf of main accused. It must be given by the main accused only. Withdraw वही करेगा जिसने फाइल करा, to be more precise.
कंपाउंडिंग ऑर्डर शैल इंक्लूड द नेम ऑफ ऑल द एप्लीकेंट, सबका नाम होगा। ये एमसीक्यू हमने ऑलरेडी कर लिया, ये एग्जांपल भी कर लिया, ये वाला एग्जांपल भी कर लिया। अच्छा, एक होता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, एक होता है इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, दोनों अलग चीज होता है। कंपाउंडिंग बिफोर और आफ्टर होता है, इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन ओनली बिफोर प्रोसिक्यूशन इज इनिशिएटेड कर सकते हैं, आफ्टर नहीं होगा। ये पीसीसी सीसी करेंगे, ये पीसीएन सी करते हैं। ऑफेंस इज कंपाउंडेड एंड रिजॉल्व, इम्यूनिटी इज ग्रांटेड फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, यानी सिर्फ जेल जाने से बचोगे, इम्यूनिटी दे दिया जाएगा। नॉट कंस्ट्रक्टेड एज एडमिशन ऑफेंस, यहां पे एडमिशन ऑफ ऑफेंस कंसिडर किया जाता है। ये एक जनरल डिफरेंसेस दे रखा है, यह भी नहीं समझेगा जब ऑफेंस एंड पेनल्टी प्रोसिक्यूशन, पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन चैप्टर करोगे तब। वैसे ऑफेंस एंड पेनल्टी चैप्टर भी उसको बोल ही सकते हैं, बात वही है। Application made under guidelines, payment of compounding charges, withdrawal of appeal if required. Application filed before prosecution, full cooperation during search and survey, and full disclosure of income and asset, and so on and so forth. इसको आप रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एंड दोस्तों आपको पता है इसी के साथ वन ऑफ द बिगेस्ट अमेंडमेंट हमने खत्म कर दिया विद ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर, एंड आई होप सो विद ऑल योर डाउट हैज बीन सॉल्व विद दिस पर्टिकुलर इतना तक का सेशन में। हमने कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस को बहुत अच्छी तरीके से करा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी बनेंगे, और जो भी बनेगा उसका सारे प्रोबेबल क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है दोस्तों। अब आरटीपी एमटीपी वगैरह का वेट करते, कुछ बढ़िया सा उसमें क्वेश्चन आएगा तो उसको अपने सॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा मजा आएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहां खत्म होता है अपना कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। एक काम करते और आगे कंटिन्यू करते हैं, हम लोग ट्रांसफर प्राइसिंग की तरफ चलते हैं दोस्तों, ठीक है। आ जाओ। तो दोस्तों अब हम आगे ट्रांसफर प्राइसिंग की तरफ। ट्रांसफर प्राइसिंग में जो सबसे पहला अमेंडमेंट है, टोटल 2 अमेंडमेंट है। पहला अमेंडमेंट है सेफ हार्बर रूल से रिलेटेड, बड़ा आसान सा अमेंडमेंट है, ध्यान से सुनना, देखो खत्म हो जाएगा ये डायग्राम खत्म होते होते, ठीक है। सबसे पहला है रूल नंबर 10TI। रूल नंबर 10TI बोलता है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है जो कि इंगेज्ड है इन माइनिंग डायमंड, तो फॉरेन कंपनी किसमें इंगेज्ड है? इंगेज्ड इन माइनिंग ऑफ डायमंड। अब माइनिंग करती है वो डायमंड का, यानी डायमंड को बाहर निकालती है और डायमंड को बेचती है। कौन सा डायमंड और कहां बेचना है? तो रॉ डायमंड बाहर निकालती है एंड उसका सेल करती है। कहां सेल करती है यानी कहां उसको बेचती है? नोटिफाइड स्पेशल जोन में। अब एक फॉरेन कंपनी है दैट इज इंगेज्ड इन माइनिंग ऑफ डायमंड और रॉ डायमंड को निकाल के वो नोटिफाइड स्पेशल जोन में बेचती है। अब रॉ डायमंड मतलब होता है अनकट अनपॉलिश डायमंड, नॉट कॉन्फ्लिक्ट डायमंड, और जिसके पास किम्बरली सर्टिफिकेट होता है। और कस्टम टैरिफ एक्ट में टैरिफ हेडिंग 7102 में रहता है, 7102 में वो रहता है। ध्यान से देखो, रॉ डायमंड मतलब अनकट अनपॉलिश, नॉट कॉन्फ्लिक्ट डायमंड एज पर किम्बरले, एंड किम्बरले का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए उसके पास, एंड टैरिफ हेडिंग 7102 अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट 1972 में उसकी हेडिंग होनी चाहिए। ये रॉ डायमंड को अगर वो फॉरेन कंपनी माइनिंग करने के बाद बेचती है नोटिफाइड स्पेशल जोन में, तो उसको एक इनकम जनरेट होती है। इस बिजनेस को हम अब बोलेंगे एलिजिबल बिजनेस। क्या बोलेंगे? एक फॉरेन कंपनी इंगेज इन माइनिंग ऑफ डायमंड एंड रॉ डायमंड निकाल के नोटिफाइड स्पेशल जोन में बेचती है, इसको हम क्या बोलेंगे? एलिजिबल बिजनेस। क्योंकि फॉरेन कंपनी के और भी मल्टीपल बिजनेसेस हो सकते हैं, उसका ये कैलकुलेटर बेचने का बिजनेस हो सकता है, पेन बेचने का बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसमें से ये एक बिजनेस है जिसको हम क्या बोलेंगे? एलिजिबल बिजनेस। तो एक फॉरेन कंपनी एलिजिबल बिजनेस में अगर इंगेज्ड है, ओके गॉट इट, और ये फॉरेन कंपनी ऑप्ट करती है, फॉर्म नंबर लर्न करेंगे दोस्तों, फॉर्म 3CEFC। क्या ऑप्ट कर रही है? फॉर्म 3CEFC। बिफोर फाइलिंग ITR उसको ये फॉर्म जमा कर, और जैसे ही ये फॉर्म को वो जमा करेगी यानी वो ऑप्ट कर लेगी सेफ हार्बर रूल, यानी दिस इज नॉट अ मैंडेटरी सेक्शन, आपको जाके ऑप्ट करना पड़ेगा। कैसे ऑप्ट करोगे? आप एक फॉरेन कंपनी हो, फॉर्म 3CEFC जमा करोगे बिफोर ITR। ये ऑप्ट होता है रूल नंबर 10TIB। 10TI है और उसके बाद AB वगैरह है, तो 10TIB में आप जाके ऑप्ट करोगे। जैसे ये फॉरेन कंपनी इसको ऑप्ट करेगी तो फॉरेन कंपनी को जो अपना डिक्लेयर्ड इनकम है, डिक्लेयर्ड प्रॉफिट है, वो फ्रॉम एलिजिबल बिजनेस। एलिजिबल बिजनेस क्या हुआ हमारा? माइनिंग ऑफ डायमंड एंड सेलिंग ऑफ रॉ डायमंड इन स्पेशल नोटिफाइड स्पेशल जोन। ये बिजनेस से अगर आप अपना डिक्लेयर्ड प्रॉफिट मोर देन इक्वल टू 4% ऑफ ग्रॉस रिसीव्ड दिखाते हो एज पर रूल नंबर 10TIA, तो अब जो भी ट्रांसफर प्राइसिंग, जो भी वैल्यू आप डिक्लेयर करोगे ना, वही एक्सेप्ट कर ली जाएगी। यानी आपके लिए सेपरेटली ALP कैलकुलेट नहीं होगा,
आप जो वैल्यू डिक्लेयर करोगे वही एक्सेप्ट कर लेंगे अंडर रूल 10TI। बड़ा इजी सा सेक्शन, बहुत ज्यादा इजी। क्या बोलता है, एक फॉरेन कंपनी दैट इज एंगेज्ड इन माइनिंग ऑफ डायमंड, रॉ डायमंड निकालती है अनकट अनपॉलिश किम्बरले सर्टिफिकेट वाला 7102 वाला, उसको वो नोटिफाइड स्पेशल जोन में बेचती है। ये इसका एलिजिबल बिजनेस है। इस बिजनेस से अगर वो अपने प्रॉफिट को डिक्लेयर करती है 4% और मोर, तो वो जो भी वैल्यू डिक्लेयर करेगी ट्रांसफर प्राइसिंग में वही वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यानी 92C वगैरह को अप्लाई करके 6 ओन मेथड को यूज करके कुछ भी कैलकुलेट नहीं होगा। जो तुम वैल्यू निकालोगे वही वैल्यू एज इट इज एक्सेप्ट कर ली जाएगी एंड वही वैल्यू को कंसीडर कर लिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग का असेसमेंट। एकदम इजी। अब ये कुछ कुछ किसकी तरह लगता है पता है, ये सिमिलर है पीटीएस की तरह, 44AB 44AD जो हम नहीं पढ़ते थे, एकदम वैसा ही है। यहां पे तुम्हें अपना डिक्लेयर्ड प्रॉफिट फ्रॉम एलिजिबल बिजनेस 4% या उससे ज्यादा दिखाना है। एक्चुअल कितना फर्क नहीं पड़ता, 4% या उससे ज्यादा अगर तुमने दिखा दिया है तो जो भी ट्रांसफर प्राइसिंग तुम डिक्लेयर करोगे वही मान लेंगे। एक्चुअल क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली पीटीएस में जब हम प्रॉफिट निकालते थे 8% और 6%, अगर आपको याद होगा, या 50% निकालते थे, तो हम उसमें एक्सपेंस वगैरह माइनस नहीं करते थे, ग्रॉस रिसिप्ट का स्ट्रेट अवे मार देते थे। यहां पे भी सेम है, 4% या मोर ऑफ द ग्रॉस रिसिप्ट प्रॉफिट दिखा दो तुम एलिजिबल बिजनेस से। अब तुम क्या कोई एक्सपेंस माइनस कर पाओगे इस 4% से? नहीं। क्या डेप्रिसिएशन माइनस कर पाओगे? नहीं। क्या अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस कर पाओगे? नहीं। क्या बॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस माइनस कर पाओगे? द आंसर इज नहीं करते। यही पॉइंट यहां पे भी लिखा है। 10TI ए बोलता है नो फर्दर डिडक्शन अलाउड या डीम टू बी अलाउड विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 30 और 38, यानी कोई भी एक्सपेंसेस माइनस नहीं कर पाओगे, डेप्रिसिएशन भी माइनस नहीं करोगे सेक्शन 32 में। तो WDV कैसे कैलकुलेट करेंगे? नोशनल डेप्रिसिएशन देके, नोशनल डेप्रिसिएशन देके कैलकुलेट करेंगे। WDV ऑफ द एसेट डीम्ड एडजस्टेड एज इट्स फुल डेप्रिसिएशन इज क्लेम, डीम कर लेंगे कि डेप्रिसिएशन मिल गया, भले माइनस नहीं करना बट अज्यूम कर लेना। फिर अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कर पाओगे, बॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस माइनस नहीं कर पाओगे इस एलिजिबल बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट में, कोई भी इंट्राहेड और इंटरहेड एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे इस एलिजिबल प्रॉफिट बिजनेस के प्रॉफिट से। बट 92D और 92E को मेंटेन करना है। 92D आपको याद है डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, 92E में फॉर्म 3C EB जमा करवाना पड़ता था CA से लेके, तो ये दोनों चीज अभी भी वैलिड रहेगा। तो क्या देखा हमने कि अगर एक फॉरेन कंपनी है जो कि इंगेज इन माइनिंग ऑफ डायमंड में और सेल करती है इसको नोटिफाइड स्पेशल जोन में, रॉ डायमंड मतलब होता है तुम्हारा अनकट अनपॉलिश किम्बरले सर्टिफिकेट वाला एंड 7102 वाला, ये डायमंड को तुम बेचोगे तो ये एक एलिजिबल बिजनेस बन गया। अब इस बिजनेस से अगर तुम 4% या उससे ज्यादा का प्रॉफिट दिखाते हो एंड तुम जमा कर देते हो फॉर्म 3CEFC बिफोर ITR, तो तुम्हें सेफ हार्बर मिल जाएगा। सेफ हार्बर की वजह से तुम जो भी ट्रांसफर प्राइसिंग डिक्लेयर करोगे वही ट्रांसफर प्राइसिंग एक्सेप्ट कर ली जाएगी, नो क्वेश्चन आस्क्ड, यानी कोई भी LP वगैरह कैलकुलेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बट जब तुम 4% दिखाओगे तो कोई एक्सपेंस माइनस नहीं कर पाओगे, डेप्रिसिएशन नोशनल मिल जाएगा तुमको, माइनस नहीं कर पाओगे बट बैलेंस शीट में माइनस करके WDV दिखाना पड़ेगा। अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा, बॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस माइनस नहीं होंगे, इंट्राहेड और इंटरहेड एडजस्टमेंट इस पर्टिकुलर इनकम के अगेंस्ट में नहीं हो पाएगा। 92D या 92E मेंटेन करना, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना एंड फॉर्म 3CEB में CA का जमा करवाना पड़ेगा। ये काम तुम्हें करने पड़ेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट है, आपको इस पर्टिकुलर इनकम के लिए DTAA नहीं मिलेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? मैप, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर। यू कैन नॉट इन्वोक म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर अंडर टैक्स ट्रीटी, यानी 90 और 90A आपको नहीं मिलेगा DTAA का। बट ये सिर्फ और सिर्फ इस एलिजिबल बिजनेस यानी रॉ डायमंड का सेल का जो बिजनेस है बस उसके लिए, बाकी अगर आपका कोई और बिजनेस है या कोई और मैटर है तो DTAA आपको मिल जाएगा। बट इस पर्टिकुलर इनकम के लिए आपको DTAA नहीं मिलेगा, 90 और 90A आपको नहीं मिलेगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर आपको नहीं। अब मैंने फॉर्म 3CEFC जमा करा बिफोर ITR, तो हो सकता है कि मेरा कोई मिस्टेक हो, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? तो AO में डिक्लेयर द ऑप्शन इनवैलिड इफ रॉन्ग और फॉल्स इंफॉर्मेशन तुमने जमा करा या मटेरियल फैक्ट को कंसील कर दिया, बट OOBH तुम्हें दिया जाएगा बिफोर डिक्लेयरिंग इट इनवैलिड। तो इनवैलिड फॉर्म रूल नंबर 10TIB में हो सकता है अगर हमने रॉन्ग या फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया या मटेरियल फैक्ट को हमने कंसील कर लिया, लेकिन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हमें दिया जाएगा। और आपको पता है दोस्तों,
खत्म। खत्म हो गया, जी हाँ खत्म हो गया। अब रीड करते हैं दोस्तों। CBDT has notified safe harbor rule under section 9091 read with 92 CB for determination of arm's length price। सिंपल सी बात बोलता है कि अगर एक फॉरेन कंपनी है जो कि इंगेज्ड इन अ बिजनेस ऑफ डायमंड माइनिंग और एक्सरसाइज कर लेता है सेफ हार्बर रूल, एक्सरसाइज करेंगे फॉर्म 3C EFC जमा करके। एलिजिबल बिजनेस क्या है? सेलिंग ऑफ रॉ डायमंड इन नोटिफाइड स्पेशल जोन, वो लर्न नहीं करना, वो क्वेश्चन में बोल देंगे। टोटल अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑन सेल ऑफ रॉ डायमंड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ एलिजिबल एसएससी विल बी योर ग्रॉस रिसिप्ट, यानी उस धंधे से जितना भी माल हमने रॉ मटेरियल रॉ डायमंड बेचा उसको ग्रॉस रिसिप्ट बोलते। रॉ डायमंड मतलब अनकट, अनपॉलिश्ड, अनसॉर्टेड, नॉट कॉन्फ्लिक्ट एज पर किम्बरले प्रोसेस, किम्बरले सर्टिफिकेट होना चाहिए 7102 एज पर कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 होना चाहिए तुम्हारे पास। एंड अगर ऐसा किया तो where profit from the eligible business are 4% or more of the gross receipt, declared income shall be accepted by income tax authority as per safe harbor rule. On opting safe harbor, the following consequences apply. No further deduction under 30 और 38। WDV डीम्ड लेना पड़ेगा, यानी डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं, लेकिन माइनस करना पड़ेगा नोशनल एंड बैलेंस शीट में दिखाना होगा। अनअब्जॉर्ब बॉट फॉरवर्ड इंटरहेड और इंट्राहेड नहीं कर पाओगे, ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर इनकम। 92D 92E मेंटेन करना पड़ेगा। कैसे ऑप्ट करेंगे? फॉर्म 3C EFC जमा करेंगे AO के पास बिफोर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। इफ ऑप्शन इज नॉट एक्सरसाइज, इनकम जैसे नॉर्मल हम लोग ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में पढ़े वैसे कैलकुलेट करेंगे। असेसिंग ऑफिसर इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है अगर इनकरेक्ट फैक्ट है या मटेरियल फैक्ट को कंसील करा। बिफोर इनवैलिडेटिंग एसएससी मस्ट गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड इफ डिक्लेयर्ड इनवैलिड रेगुलर प्रोविजन ऑफ द एक्ट विल अप्लाई। फिर आता है रूल 10T IC, क्या बोलता है? मैप नहीं मिलेगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर, यानी DTAA 90 और 90A वाला तुमको इस एलिजिबल बिजनेस के लिए नहीं मिलेगा। दैट्स इट, सिंपल 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 है सर। ये इतना आसानी से इस चार्ट से हो गया तो तुम्हें क्या लगा? कोई हीरो यहाँ कोई जीरो यहाँ, मैं कौन हूँ तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच यही दोस्तों, I'm the best, I'm the best, I'm the best। तो ये लो MCQ, ये रहा आपके लिए MCQ, ठीक है। दिस इज द होमवर्क फॉर यू। ये MCQ का क्वेश्चन है और नीचे MCQ के क्वेश्चंस अपने को आंसर करने। ऊपर वाला केस है, नीचे MCQ, ये तुमको आंसर करना है। इसका आंसर मैं कल पोस्ट करूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में CA बैंक वेदी क्लासेस में। जरूर से जाके इस आंसर को चेक करना और इसको एक बार सेल्फ सॉल्व करना, कुछ खुद भी कर लो मेहनत, तभी तो दिमाग काम करेगा। So this MCQ is an homework for you and I want कि आप everybody should answer in the comment section and जब मैं अपलोड करूंगा तो वहां से क्रॉस चेक करना, चेंज मत करना, एडिट मत करना अपने आंसर को, ठीक है। लेट मी सी कितने लोग राइट करते हैं। रॉन्ग करूं, देखो याद रखो, प्रैक्टिस के टाइम पे जितना खून बहाओगे मेन बैटल में उतना कम खून बहाना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस के टाइम में जितनी गलतियां करोगे एग्जाम में उतनी कम करोगे, ये एक पॉइंट याद। एंड इसी के साथ सेफ हार्बर भी दोस्तों हमारा खत्म होता है, रूल 10T I ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। दूसरा अमेंडमेंट है ट्रांसफर प्राइसिंग में 94B में एक एक्सेप्शन ऐड हुआ है। 94B आपको याद है 30% ऑफ EBITDA ही अलाउड होता है, रिमेनिंग डिस अलाउड हो जाता है और वो 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होता है एंड 8 असेसमेंट ईयर में हम उसको सेट ऑफ भी कर सकते हैं। इस रिलेटेड क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है क्लास में। अब इसमें क्या होता है, एक अमेंडमेंट में एक एडिशनल पॉइंट ऐड हुआ है कि अगर एक फाइनेंस की कंपनी है, ठीक है, वो अपने एसोसिएट इंटरप्राइज से लोन उठाती है, ठीक है, लोन उठाया तो इस तरफ का एरो करना चाहिए। अब ये फाइनेंस की कंपनी जब एसोसिएट को इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी डॉलर्स में, तो उस सिनेरियो में 94B नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड ये फाइनेंस की कंपनी IFSC में है, यानी 30% ऑफ द EBITDA से भी ज्यादा का पेमेंट कर सकती है। प्रोविजन खत्म है दोस्तों, आओ रीड करते हैं। फाइनेंस कंपनी that is located in IFSC, that is International Financial Service Center, ये फाइनेंस कंपनी डिफाइंड है रेगुलेशन 21E ऑफ द IFSC अथॉरिटी रेगुलेशन 2021 और सेटिस्फाई करती है ये 3 प्री कंडीशन। क्या है 3 प्री कंडीशन? सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी होना चाहिए, मस्ट नॉट एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट फ्रॉम रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट एंड मस्ट नॉट बी रजिस्टर्ड एज बैंकिंग यूनिट। सेपरेटली इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, बैंकिंग यूनिट की तरह रजिस्टर्ड नहीं है, पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले रही है रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट से।
अभी तो आपने बोला कि ये लोन उठा रही है, लोन एसोसिएटेड से उठा रही है दोस्तों, पब्लिक से नहीं उठा रही है, जनरल पब्लिक से नहीं उठा रही है। तो जनरल पब्लिक से तुम्हें लोन नहीं उठा, डिपॉजिट नहीं लेना। अगर ये काम तुम कर देते हो तो तुम पे 94 भी नहीं लगेगा, यानी तुम 30% ऑफ ईबीटीआई डीए से ज्यादा का पेमेंट कर सकते हो इंटरेस्ट का अपने एसोसिएट इंटरप्राइज को। इस रिलेटेड एमसीक्यू वो एग्जाम में बनाएंगे। अब क्या क्या परमिसेबल एक्टिविटी है इस फाइनेंस कंपनी को? लेंडिंग एक्टिविटी इंक्लूडिंग लोन, गारंटी, फाइनेंशियल लीज, सिक्योरिटाइजेशन, फैक्टरिंग की सर्विसेज, ग्लोबल एंड रीजनल कॉर्पोरेट ट्रेजरी फंक्शन क्या क्या कर सकती है, जैसे बोरोइंग, लेंडिंग, हेजिंग, कैश मैनेजमेंट, इंट्रा ग्रुप फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल बजटिंग, स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट। अब ये सब के विषय में एएफएम तुमने पढ़ा है, मेरे से ज्यादा अच्छे से जानते हो, तो इसके बारे में तुम्हें ही ज्यादा नॉलेज होगा। कंडीशन बस ये कि जो इंटरेस्ट पे कर रही है फाइनेंशियल कंपनी, ये नॉन रेसिडेंट को जब पे करेगी ऑन द डेब्ट इशूड बाय द नॉन रेसिडेंट मस्ट बी इन फॉरेन करेंसी। तो इंटरेस्ट जो है वो फॉरेन करेंसी में जा रहा है, डेट भी फॉरेन करेंसी में आ रहा है, तो ही अपने को एग्जेम्पशन मिलेगा। तो क्या देखना है, सिंपल सी बात है, 94B विल नॉट बी एप्लीकेबल टू फाइनेंस कंपनी लोकेटेड इन आईएफएससी यूनिट एंड दैट इज सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड एंड नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट एंड नॉट रजिस्टर्ड एज बैंकिंग यूनिट। और एक्टिविटी ये जो अपने को रूल 21AC में दी है वो वाली कर रहे हैं। हमने लोन उठाया फॉरेन करेंसी में, हम इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं फॉरेन करेंसी में, तो उस सिनेरियो में 94B मेरे पे नहीं लगेगा एंड आई वॉन्ट बी 30, मतलब आई विल बी एबल टू पे 30% ऑफ दी ईबीटीआई से ज्यादा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन से ज्यादा। अगर ये नहीं समझ आया तो आपको 94B नहीं आता, तो पहले आप 94B पढ़ लेना, फिर ये पॉइंट पढ़ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ हमारी क्लासेस ले लेना अगर समय है तो, समय तो खैर अभी बहुत है हमारे पास। तो ये चीज हमें समझ आई, और इसके साथ ही हमारा खत्म होता है दोस्तों ट्रांसफर प्राइसिंग का अमेंडमेंट। अब जो भी अमेंडमेंट बचे ना वो एकदम छुटकू छुटकू से अमेंडमेंट है, फटाफट कंप्लीट हो जाएंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। आओ आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम चलेंगे नॉन रेसिडेंट एंड टीडीएस के अमेंडमेंट की तरफ। तो सबसे पहले हम आते हैं नॉन रेसिडेंट, छुटकू सा अमेंडमेंट है। अजय भाई कहाँ गया मेरा प्यारा नॉन रेसिडेंट? ये आपको याद है लास्ट टर्म में May 25 में एक अमेंडमेंट ऐड हुआ था 44BC, यानी पीटीएस नॉन रेसिडेंट वाला, उसमें 44BC ऐड हुआ था जो क्रूज शिप से रिलेटेड था। अब वहां पे क्या था, अगर कोई भी पर्सन इंगेज है इन अ बिजनेस ऑफ क्रूज शिप एंड इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट चार्जेबल हो जाएगी पीजीबीपी में एट द रेट 20% ऑफ द अमाउंट, यानी पीजीबीपी में उसकी इनकम कितनी अपने को लेनी है, 20% ऑफ एन अमाउंट। व्हाट इज दैट अमाउंट? जितना भी अमाउंट पे किया गया है on amount paid or payable to SSC or any other person on behalf of account of the carriage of passenger and amount received on behalf of the SSC on account of carriage of passenger। जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ है या जितना भी अमाउंट उसको मिला है वो सारा का सारा अमाउंट अपने को कंसीडर कर देना है, उसका 20% मानना है, हमारा पीजीबीपी हेड की इनकम आ जाएगी, सिंपल। अब इसमें एक क्लैरिफिकेशन ऐड हुआ, कुछ कंडीशन ऐड हुई कि ये 44BC किसको मिलेगा। तो 44BC मिलेगा द एसएससी मस्ट ऑपरेट अ पैसेंजर शिप। अब ये क्रूज शिप होनी चाहिए पैसेंजर वाली, कैरेज नहीं, गुड्स नहीं जाना इसमें, पैसेंजर जाएगा। पैसेंजर की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? मोर देन 200 पैसेंजर, और अल्टरनेटिवली या तो लेंथ उसका 75 मीटर और मोर होना चाहिए। यानी एक पैसेंजर की शिप है जो पैसेंजर को ही लेके जाएगी, वो गुड्स लेके नहीं जाएगी, उसकी कैपेसिटी 200 पैसेंजर और मोर होनी चाहिए। अगर ये फुलफिल नहीं हो रहा है तो ऑल्टरनेटिवली 75 मीटर या मोर उसका लेंथ होना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करनी है, सॉरी, या तो मोर देन 200 पैसेंजर या 75 मीटर और मोर का लेंथ, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करो। एंड उसको यूज करो फॉर लीजर एंड रिक्रिएशनल पर्पसेस विद प्रॉपर डाइनिंग एंड कैबिन फैसिलिटी। एक क्रूज होना चाहिए बेसिकली। ये क्रूज क्या होता है इसको डिफाइन कर रहा है। तो क्रूज क्या होता है दोस्तों, जिसमें 200 से ज्यादा पैसेंजर होंगे, या तो उसका लेंथ 75 मीटर और मोर होगा, आइदर ऑफ द वन, प्लस उसमें लीजर एंड रिक्रिएशनल पर्पस का उसका यूसेज इसके लिए होगा, रिक्रिएशनल एंड लीजर पर्पस के लिए, जिसमें प्रॉपर डाइनिंग एंड कैबिन फैसिलिटी होगा। इसके साथ साथ शिप मस्ट ऑपरेट ऑन शेड्यूल्ड वॉयज और शोर एक्सकर्शन, जिसमें एटलीस्ट 2 इंडियन सी पोर्ट को उसको टच करना है, और अगर 2 को टच नहीं कर पा रहा तो जहां से गया है वहीं पे वापस आना चाहिए। टच द सेम पोर्ट ऑफ इंडिया ट्वाइस इन द वे। यानी अब क्रूज होता है ना, वो मल्टीपल जगहों के लिए निकलता है, पूरा काफी सारी जगह अपने को घुमाता है। तो पहला कंडीशन है
मान लो वो यहाँ पे टच कर रहा है इंडिया को, फिर यहाँ पे टच कर रहा है इंडिया को, और फिर यहाँ से बाहर चला जा रहा है, या तो एक फुलफिल कर लो, या ऑल्टरनेटिवली यहाँ पे टच कर रहा है इंडिया को, घुमा फिरा के फिर वापस यहीं पे आ जा रहा है और इंडिया के पोर्ट को टच कर रहा है। तो सेम पोर्ट को या तो 2 बार टच करो, या तो इंडिया में भी किसी भी 2 पोर्ट को टच करो, आइदर ऑफ दी वन कंडीशन तुमको फुलफिल करनी है, तो 44 डबल BC तुमको मिलेगा। Ship must be used primarily for carrying passenger, not for cargo transportation. The ship must operate as per procedure or guideline issued by the Ministry of Tourism या Ministry of Shipping। यानी इस बार सिर्फ रूल 6 भी ऐड हुआ है, 6G भी ऐड हुआ है, जो कि एक सिंपल सी बात बोलता है क्रूज शिप कौन हो गया, 200 से ज्यादा पैसेंजर है और या तो उसका लेंथ 75 मीटर और मोर है, इसके साथ साथ उसमें प्रॉपर डाइनिंग वगैरह होना चाहिए एंड रिक्रिएशनल पर्पस के लिए यूज होता है। दूसरी चीज, या तो इंडिया के किसी भी पोर्ट को 2 बार टच करो, और या तो एक मतलब 2 पोर्ट इंडिया में टच करो, या तो सेम पोर्ट को 2 बार टच करो, पैसेंजर के लिए यूज करोगे एंड ऑपरेट करोगे एज पर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म या मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, आइदर ऑफ द वन में तुम्हें ऑपरेट करना, सिंपल एकदम, खत्म अमेंडमेंट। नेक्स्ट लाइसेंस ऑफिस है। अब लाइसेंस ऑफिस क्या होता है? लाइसेंस ऑफिस आपको पता है ना, लाइसेंस ऑफिस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट पीई इन इंडिया, इसके विषय में हम लोग पढ़ा है। A non-resident having license office in India, which is established after obtaining approval from the Reserve Bank of India, is required to submit a statement in Form 49C under Section 285. This statement must report the detail of activity carried out by license office during द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। पूरे साल तुमने कौन कौन सी एक्टिविटी करी है, इसको तुमको जमा देना पड़ता है फॉर्म 49C अंडर सेक्शन 285। अब इसी का ही बस डेट बताया गया है। फॉर्म 49C को तुमको जमा करना है 8 मंथ के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू जुडिस्ट्रिक्शनल एओ, बस यही बताया गया, कुछ नहीं बताया गया। फॉर्म नंबर यही अमेंडमेंट है छोटा सा। फॉर्म 49C पहले भी जमा करना था, अब बोलता है फॉर्म 49C का डेट बता दिया, क्या है डेट, 8 मंथ के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 8 तक अपने को जमा कर देना है टू द जुडिस्ट्रिक्शनल एओ विद इन 8 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू द जुडिस्ट्रिक्शनल एओ अपने को जमा कर देना। खत्म नॉन रेसिडेंट का अमेंडमेंट, होगा छोटू छोटू से बाकी है। अब आते हैं टीडीएस का अमेंडमेंट। अब टीडीएस का आईएफएससी यूनिट से रिलेटेड अमेंडमेंट आया है। ये तुमको हमारी बुक में अभी लेटेस्ट वाली जब आप लोगे तो ये आपको दिखेगा नॉन रेसिडेंट टीडीएस चैप्टर में, टीडीएस चैप्टर में नहीं, नॉन रेसिडेंट में, बिकॉज उससे ही रिलेटेड है। अब ये क्या बोलता है, आईएफएससी यूनिट को अगर कुछ पेमेंट करोगे ना, यानी पेई आईएफएससी यूनिट है, तो उस सिनेरियो में कुछ एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है, क्या है टीडीएस में, क्या अपने को एग्जेम्पशन मिलेगा, मतलब टीडीएस अपने को नहीं डिडक्ट करना है। कब? Under section 197(1)(f) read with 80 LA, no TDS shall be deducted on certain payment made to the unit in IFSC by any payer subject to the compliance। यानी जिसको रुपया मिल रहा है वो IFSC यूनिट होनी चाहिए। अब देखो क्या क्या कवर है। एक बैंकिंग यूनिट है जो IFSC में है और उसको रुपया मिल रहा है, क्या चीज का, इंटरेस्ट ऑन ECB या लोन, प्रोफेशनल फीस, रेफरल, ब्रोकरेज या कमीशन, तो 195, 194J एंड 194H में उसका टीडीएस नहीं कटेगा। क्या बोला मैंने, टीडीएस नहीं कटेगा, जनरली कटता है बट अब नहीं कटेगा। या आईएफएससी इंश्योरेंस इंटरमीडिएट है, उसको इंश्योरेंस का कमीशन मिल रहा है, 194D में टीडीएस नहीं कटेगा। ये पूरा लर्न करने का, इसमें आप कुछ एक्सप्लेन का नहीं है, इसमें आपको लर्न करना पड़ेगा पूरा। इसमें से कोई भी एक वो एमसीक्यू बना के दे सकते हैं एग्जाम में। फाइनेंस कंपनी या फाइनेंस यूनिट है, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, 195, 194A, 194, 194H में टीडीएस नहीं कटेगा। फंड मैनेजमेंट एंटिटी को प्रोफेशनल फीस दे रहे हो, 194J में टीडीएस नहीं कटेगा। अब वो क्या करेंगे ना, मिक्स मैच करेंगे। फॉर एग्जांपल वो एमसीक्यू में देंगे फंड मैनेजमेंट एंटिटी को इंटरेस्ट ऑन ईसीबी एंड लोन मिल रहा है, टीडीएस कटेगा, तुम लिख के आओगे नहीं, कटेगा टीडीएस। ये वाला एक्सेप्शन सिर्फ बैंकिंग यूनिट के लिए। तो लाइन बाय लाइन तुमको लर्न करना है कि यूनिट कौन सी होगी और नेचर ऑफ रिसीप्ट क्या होना चाहिए। सेक्शन नंबर तो खैर तुमको लर्न हो जाएगा जब तुम टीडीएस चैप्टर कंप्लीट कर लोगे अच्छे से, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये तुमको बहुत ध्यान रखना है, किसको कौन सा नेचर ऑफ रिसीप्ट एग्जेम्प्ट है। सब चीज एग्जेम्प्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग यूनिट को इंश्योरेंस का कमीशन मिल गया, एग्जेम्प्ट नहीं है, टीडीएस कट जाएगा। गॉट इट। ब्रोकर को सिर्फ डिविडेंड अलाउड है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को एडवाइजरी फीस, रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को
तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन एंड कमीशन फीस, कस्टोडियन को प्रोफेशनल फीस एंड कमीशन, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को रेटिंग की फीस 194J में, इन्वेस्टमेंट बैंकर को इन्वेस्टमेंट बैंकर की फीस 194J में, डिबेंचर ट्रस्ट, आईटीएफ एंड फिनटेक के लिए ट्रस्टी फीस, कमीशन इनकम एंड टेक्निकल। तो जिसके लिए जो रेलिवेंट है बस वही तुमको लर्न करना, उसके अलावा और कुछ लर्न मत करना, अदरवाइज एग्जाम में गलती हो जाएगी। और इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन 100% बनाएंगे, 100% क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो क्या बोला, जिस बंदे को रुपया मिल रहा है वो आईएफएससी में होना चाहिए, अगर वो ऐसा ऐसा है तो उनके लिए ऐसा ऐसा एग्जेम्पशन अवेलेबल है। बट कंडीशन क्या है, जो पेई है यानी जिसको रुपया मिल रहा है वो फर्निश करेगा स्टेटमेंट कम डिक्लेरेशन, जिसमें वो मेंशन करेगा 10 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर जिनके लिए उसने 80 LA को ऑप्ट करके रखा है, यानी ये बेसिकली 80 LA से ही रिलेटेड सेक्शन है। तो डिक्लेरेशन देगा पेई मस्ट फर्निश स्टेटमेंट कम डिक्लेरेशन मेंशनिंग द 10 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर फॉर विच 80 LA डिडक्शन इज ऑप्टेड। Annual renewal declaration must furnished and verified every year for those 10 assessment year। 10 assessment year तुमने बता दिया जिसके लिए तुमने 80 LA लेके रखा है। तुम कौन हो, जिसको रुपया मिल रहा है, तुम आईएफएससी में हो, और ये तुमको हर साल डिक्लेरेशन देना पड़ेगा पूरे 10 सालों तक, बिकॉज 10 ईयर्स के लिए 80 LA को अपने ऑप्ट करते हैं। नो टीडीएस आफ्टर डिक्लेरेशन, पेयर कैन स्टॉप टीडीएस ओनली आफ्टर रिसीविंग द डिक्लेरेशन। जब तक डिक्लेरेशन नहीं मिलता है तब तक टीडीएस काटना पड़ेगा। एक बार डिक्लेरेशन तुम्हें मिल गया तो फिर अब तुम्हें टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम्पशन मिल जाएगा, प्रोवाइडेड ये सारी चीजें सेटिस्फाइड होनी चाहिए। जिस पर्सन के लिए जो बोला गया बस उसके लिए वही एग्जाम्प्ट है, बाकी और कुछ नहीं, याद रखना, एमसीक्यू बनेगा इससे। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग इन टीडीएस रिटर्न, पेयर मस्ट रिपोर्ट ऑल एग्जेम्प्टेड पेमेंट इन क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न। टीडीएस काटना तो नहीं है लेकिन रिपोर्ट करना है टीडीएस रिटर्न में, ठीक है। टीडीएस कटेगा तो नहीं, बट टीडीएस को रिपोर्ट कर देना। वैलिडिटी एग्जेम्पशन अप्लाई ओनली ड्यूरिंग द डिक्लेयर्ड 10 years, फॉर एनी अदर ईयर टीडीएस नॉर्मली अप्लाई। जो 10 असेसमेंट ईयर 80 LA में तुमने बताया सब उसी में टीडीएस नहीं कटेगा, अदरवाइज टीडीएस कटेगा। दिस इज फॉर ऑल दिस पेमेंट्स, ठीक है, अलग नहीं है, सब एक साथ है। नेक्स्ट एग्जेम्पशन फ्रॉम टीडीएस ऑन इंटरेस्ट बाई आईएफएससी यूनिट, आईबीयू बोलेंगे आपसे। आईएफएससी बैंकिंग यूनिट को क्या बोलेंगे, आईबीयू। आईएफएससी में जो भी बैंकिंग यूनिट है उनको आईबीयू बोलते हैं। गौर नाल देखो, नो टीडीएस बाई ऑफशोर बैंकिंग यूनिट या आईबीयू ऑन डिपॉजिट मेड बाई नॉन रेसिडेंट या बोरिंग फ्रॉम नॉन रेसिडेंट। कोई भी बोरिंग करता है, डिपॉजिट करता है तो कोई भी टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। सच इंटरेस्ट इनकम इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेसिडेंट और रेसिपेंट। सिंपल सी बात बोलता है कि मान लो एक नॉन रेसिडेंट से लोन लिया, ठीक है, आईबीयू ने, अब ये इसको इंटरेस्ट का पेमेंट कर, तो इस इंटरेस्ट, लोन तो इनकम नहीं होता ना, लोन पे थोड़ी टीडीएस कटता है, इस इंटरेस्ट पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा। और नॉन रेसिडेंट के हाथ में भी ये इंटरेस्ट क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। सिंपल सी बात है। तो नॉन रेसिडेंट के हाथ में इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट रहेगा एंड आईबीयू जब इंटरेस्ट देगा तो उस पर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। लोन किससे उठा होना चाहिए, लोन उठा होना चाहिए मेरा डिपॉजिट मेड बाय नॉन रेसिडेंट या एनओआर, या बोरिंग फ्रॉम नॉन रेसिडेंट या एनओआर के साथ। और कब है, आफ्टर 1/4/2005। आईबीयू क्या होता है, आईबीयू इज ब्रांच ऑफ एन इंडियन या फॉरेन बैंक लोकेटेड इन आईएफएससी रजिस्टर्ड एज पर सेज एक्ट एंड आरबीआई स्कीम। आईबीयू क्वालिफाइज ऑफशोर बैंकिंग यूनिट अंडर सेक्शन 80U ऑफ सेज एक्ट, यानी जो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट के लिए सेम टू सेम आईएफएससी के लिए भी। तो ये नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, इससे क्वेश्चन वो बना सकते हैं। दूसरा अमेंडमेंट है टीडीएस में, सेक्शन 94Q एंड टीसीएस 286(1H। आपको पता है ना 94Q कौन सा, बायर से आप कुछ भी परचेज करोगे 50 लाख के ऊपर तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। एंड 286(1H क्या है, उसका अपोजिट है, 50 लाख के ऊपर 0.1% से टीसीएस कलेक्ट करेगा सेलर, ठीक है, पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में वो 80 LA वाला तड़का लगा हुआ है। क्या तड़का लगा हुआ है, बायर परचेजेस गुड्स फ्रॉम अ यूनिट इन आईएफएससी। बायर एक आईएफएससी वाले सेलर से कोई गुड्स परचेज कर ला, आईएफएससी सेलर 10 years का डिक्लेरेशन दे देता है अंडर सेक्शन 80 LA। बायर डिस्क्लोज कर देता है एग्जेम्प्टेड पेमेंट इन टीडीएस रिटर्न, तो कोई भी टीडीएस 194Q में नहीं डिडक्ट करेगा बायर। तो बायर सेलर से जब भी परचेज करेगा और जो सेलर है वो हमारा आईएफएससी में है प्लस 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर उसने बता दिया अंडर सेक्शन 80 LA, तो वो 10 साल तक 194Q में टीडीएस नहीं कटेगा। सिमिलरली उल्टा, अगर हमारा बायर आईएफएससी में
बायर कहाँ है? आईएफएससी में। उल्टा है, 194 क्यू में क्या था? 194 क्यू में था बायर कहीं पे भी हो, सेलर आईएफएससी में होना चाहिए, और सेलर ने 10 असेसमेंट ईयर 80 एलए में बता दिया। तो जब बायर पेमेंट करेगा सेलर को तो टीडीएस नहीं काटेगा 194 क्यू में, 194 क्यू में टीडीएस नहीं कटेगा। सिमिलरली अब सेलर आईएफएससी में है, बायर कहीं पे भी है, अब जब बायर पेमेंट करेगा सेलर को तो सेलर कोई भी टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा, प्रोवाइडेड आईएफएससी बायर, अच्छा उल्टा कर दिया, सॉरी दोस्तों, बायर आईएफएससी में है एंड सेलर कहीं पे भी है, तो जब बायर पेमेंट करेगा सेलर को तो सेलर 286(1)(h में टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा, प्रोवाइडेड ये जो बायर है आईएफएससी में उसने 10 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर बता दिया है एंड 80 एलए में, एंड सेलर वेरीफाई करेगा एंड रिसीव करेगा डिक्लेरेशन एनुअली, एंड सेलर अपने टीसीएस रिटर्न में उसको रिपोर्ट करेगा। अगर टेक्निकली बात करूं तो यहां पे जो कंडीशन है डिट्टो सेम कंडीशन 286(1)(h एंड 194 क्यू में। 194 क्यू में क्या होता है? सेलर आईएफएससी में है एंड बायर कहीं पे भी है और 80 एलए सेलर ने जमा कर दिया, टीडीएस नहीं काटेंगे, प्लस डिक्लेरेशन हर साल मिल गया। दूसरा, बायर अगर आईएफएससी में सेलर कहीं पे भी है 286(1)(h नहीं लगेगा, यानी कोई भी टीसीएस सेलर कलेक्ट नहीं करेगा, एकदम दैट्स इट। अब सेक्शन एक 194N आपको पता होगा, पैसा विड्रॉ करते हैं 3 करोड़ के ऊपर तो हमारा एक स्लैब के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट होता है, और 1 करोड़ के ऊपर अगर 3 करोड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर विड्रॉ कर रही है और अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी विड्रॉ करती है तो 1 करोड़ के ऊपर स्लैब के हिसाब से हमारा डिडक्शन होता है। यहाँ पे भी मोर देन वाले पे कटता है, याद है ना, कुछ कुछ ही सेक्शन थे जिसमें मोर देन के ऊपर कटता था। अब इसमें आपको याद होगा कि जो विड्रॉ, एक एक्सेप्शन की लिस्ट थी नॉन एप्लीकेबिलिटी वाली, बुक में आपको दिखेगी, जिसमें था जो विड्रॉ कर रहा है वो गवर्नमेंट है, टीडीएस नहीं कटेगा, बैंक कोऑपरेटिव पीओ है नहीं कटेगा, सीआरए नहीं कटेगा। इसी लिस्ट में एक और चीज ऐड हुई, क्या? कोई फॉरेन रिप्रेजेंटेशन है ड्यूली अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर who are exempted from paying tax in India as per Vienna Convention and UN Privilege and Immunity Act। अगर ये लोग विड्रॉ कर रहे हैं, ये लोग फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं एज पर वियना कन्वेंशन एंड यूएन प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी एक्ट के हिसाब से ये लोग अगर विड्रॉ कर रहे हैं ना तो टीडीएस नहीं कटेगा। अब ये लोग कौन है? फॉरेन एम्बेसी। फॉरेन एम्बेसी बैंक से रुपया निकालते 1 करोड़ के ऊपर, टीडीएस नहीं कटेगा। यूएन एजेंसी नहीं कटेगा, डिप्लोमेटिक मिशन नहीं कटेगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कटेगा, ऑफिसर्स ऑफ ऑनररी काउंसिल नहीं कटेगा। तो इसको लर्न कर लेना, इसमें कुछ भी यूनिक नहीं है समझाने के लिए। तो अगर ये लोग निकाल रहा है पैसा, फॉरेन एम्बेसी, यूएन एजेंसी, डिप्लोमेटिक मिशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग अगर पैसा निकालता है, विड्रॉ करता है बैंक से, इनका टीडीएस नहीं करता 1 करोड़ के ऊपर। बट ये कौन होने चाहिए? ये लोग होने चाहिए एज पर वियना कन्वेंशन एंड यूएन प्रिविलेज इम्यूनिटी एक्ट। ये लोग एग्जेम्प्ट है फ्रॉम पेइंग टैक्स इन इंडिया। लिस्ट लर्न नहीं करनी, वो एग्जाम में बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अमेंडमेंट ऐड हुआ 197A में। 197A में क्या अमेंडमेंट ऐड हुआ कि नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इफ पेमेंट इज रिसीव्ड बाय, यानी अगर इन लोगों को पेमेंट मिला है तो इनका टीडीएस नहीं कटेगा। कीवर्ड क्या? बाई, टू नहीं है। ये लोग जब पेमेंट देंगे तब तो टीडीएस कटेगा, ये लोग अगर पेमेंट लेंगे तो इनका टीडीएस नहीं कटेगा। कौन कौन लोग हैं ये भी लर्न करने का है तुमको। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड being company established and wholly financed by central government, a credit guarantee fund established and wholly financed by central government and managed by National Credit Guarantee Trust Company Limited, to be more precise credit guarantee fund trust या ट्रस्टी कंपनी। ये लोगों को जब रुपया मिलेगा इनका टीडीएस कभी नहीं कटेगा, चाहे कोई भी सेक्शन में मिले, इनका टीडीएस नहीं कटेगा। ये लोग जब रुपया देंगे तब टीडीएस कटेगा, ये लोग जब रुपया लेंगे तब टीडीएस नहीं कटेगा, जब देंगे तब कटेगा। वहां पे लिख लो, बाई के केस में एग्जेम्पशन है, 2 के केस में एग्जेम्पशन नहीं है।
यहीं पे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में वो हमसे पूछते हो, जहाँ पे हम गलती करते हैं। अगर आपने सीएमए फाइनल का डीटी का एमसीक्यू का वीडियो देखा है इस बार वाला, जून 25 वाला, तो आपने देखा होगा कैसे छोटे छोटे पॉइंट्स को उन्होंने उठा उठा के पूछा, छोटे छोटे से एकदम ब्रैकेट वाले। इसीलिए आपको उसी तरह प्रिपरेशन करनी है। और अगर अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं करी तो डीटी आईडीटी की क्लासेस अवेलेबल है सितंबर 25, दिसंबर 25 एंड जनवरी 26। इन लोग के लिए तो लाइव क्लासेस है, तो ज़रूर से इनरोल कर लेना, तुमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्वेश्चन आंसर के साथ खत्म हो जाएगा जैसे आज हुआ है। एंड आपको पता है 2 घंटे से भी कम समय के अंदर हमने खत्म कर दिया पूरे का पूरा डीटी का अमेंडमेंट सितंबर 25। बट ये अकेला अमेंडमेंट नहीं है, मेरी बात पहले ध्यान से सुन लो। सितंबर 25 वालों, तुम लोग को मई 25 और ये वाला अमेंडमेंट दोनों करना है। इसकी वीडियो अपलोडेड है, मई 25 की भी अपलोडेड है, उसका पीडीएफ भी अपलोडेड है। दूसरी चीज, जो हमारे दिसंबर 25 में एग्जाम दे रहे हैं, आपको मई 25 का अमेंडमेंट करना है, सितंबर 25 का अमेंडमेंट करना है, दिसंबर 25 के लिए छोटे मोटे 1-2 अमेंडमेंट है वो आपको करना है। सिमिलरली जनवरी 26 वाले, आपको मई 25 का अमेंडमेंट करना है, सितंबर 25 का अमेंडमेंट करना है, दोनों ही अपलोडेड है। और जनवरी 26 के लिए छोटा मोटा 2-3 पेज का एक अमेंडमेंट है वो आपको करना है, उससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं करना। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन दोस्तों। आशा करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा मजा आया होगा इस वीडियो को करके, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिला होगा, तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है तो कमेंट करो दोस्तों, दोस्तों के साथ शेयर करो इसको, एंड लाइक करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। साथ साथ बने रहना, मैं तुम्हारे साथ हूँ डे एंड तक। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, हर हर महादेव।